Hello everyone, this is Vishal and today onwards we will be starting our lecture series of ethics, integrity and aptitude। और आपको पता ही है कि कल ही हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास की थी जिसका ऑब्जेक्टिव था आपको एथिक्स के पेपर बारे में बेसिक इंसाइट देने का। यहाँ हमने डिटेल में पूरा का पूरा एथिक्स का सिलेबस और वो सारे मॉड्यूल जो हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं उनको हमने डिटेल में आपको प्रोवाइड भी कर दिया था। और साथ ही साथ में मैंने ध्यान रखा था कि वो वीडियो बहुत लंबी ना हो, फिर भी वो 1 घंटे की हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको जितना भी इस पेपर में जितने भी टॉपिक्स मतलब डिफाइन किए गए हैं और साथ साथ में हम जो लेने वाले हैं जिन टॉपिक्स को, उनको मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आपको समझाने की भी कोशिश की थी। मैंने एक 2 लाइन या कुछ ज़्यादा ही डिटेल कहीं कहीं पे बताया, जैसे एटीट्यूड में या कुछ चीज़ों में, ताकि पढ़ने से पहले आपको क्लियर हो जाए कि किन चीज़ों पे हमें किस वे में फोकस करना है। देखिए इस पेपर में बात क्या है कि सारे ही टॉपिक बेसिकली इंटर रिलेटेड है। अब मान के चलिए मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार पहले चैप्टर को पढ़ाते हुए मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगा जैसे वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर, मोरालिटी, ठीक है, हिंदी में भी बोलूँगा बट बाइलिंगुअली रखेंगे लैंग्वेज को। बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर क्या है, वैल्यूज़ जो है वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ से अलग कैसी हैं, एथिकल डिलेमा या एथिकल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो आपके लिए इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कल एक बेसिक इंसाइट दे दी थी। और कोशिश करिएगा कि मॉड्यूल 1 देखने से पहले, अगर आपने कल का क्लास स्किप कर दिया है तो आप एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए अगर आपको लगता है बहुत लंबी हो रही है। बट ये मत सोचिएगा कि इंट्रोडक्शन है तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ नहीं होता तो मैंने 1 घंटे का वीडियो तो नहीं बनाया होता। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ओनली पीसीएस आपका प्लेटफॉर्म है, इस पर एथिक्स के अलावा करंट अफेयर के सेशन भी शुरू होने वाले हैं, जो कि मैं ही आयोजित करवाऊंगा, बाइलिंगुअल में ही रखूंगा, लेकिन मैटर आपका इंग्लिश में रहेगा। बाकी क्लासेस चलेंगी वहाँ हिंदी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी कोर्सेज चल रहे हैं सारे के सारे आपको ओनली पीसीएस के नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। जो भी इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो भी टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये सारे आपको रिटन फॉर्मेट में भी आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। ओके, सबसे पहले आप एक वर्ड देखेंगे एथिक्स, जिसे आप हिंदी में नैतिकता भी कहते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है आपको बताना कि एथिक्स बेसिकली होते क्या है। सबसे पहले तो अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। द इंग्लिश वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड एथिकोस विच मीन्स रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर। यानी आप देखेंगे, हमें देखिए ज़्यादा कहानी में नहीं आना कि ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, कहाँ से आया, क्यों आया, ज़्यादा मेटाफिजिक्स में हमको घुसने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक वर्ड्स पकड़ के चलने हैं। एथिकोस जहाँ से शब्द आता है उसका मतलब होता है चरित्र। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे हो जाता है चरित्र। आई थिंक द पेन इज़ नॉट सो गुड। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि जो वर्ड का रूट है वो कहीं ना कहीं चरित्र पे आश्रित है। चरित्र यानी कि कैरेक्टर। तो कैरेक्टर अपने आप बन जाता है। सोशलाइजेशन की मतलब ऑन योर ओन आप पैदा होते हैं और आपके अंदर एक चरित्र क्या पहले से निर्धारित होता है, या हो सकता है सोशलाइजेशन या सामाजिकरण एक व्यवस्था होती है। सोशलाइजेशन यानी कि जब आप अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में आते हैं, अपने पीयर ग्रुप के प्रेजेंस में आते हैं, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो आपका सामाजिकरण होता है। उस दौरान आपके चरित्र का निर्माण होता है। या फिर पीयर ग्रुप या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी संस्था जिससे आप जुड़े हुए हैं। देश, कंट्री, सोसाइटी, नेशनलहुड, एथनिसिटी, इन सब के क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके चरित्र निर्माण पे, क्योंकि एथिकोस जो शब्द है वो कहीं ना कहीं चरित्र पे आश्रित है। द एंशिएंट ग्रीक एडजेक्टिव एथिकोस इट इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड द नाउन इथोस मीनिंग द कैरेक्टर एंड द डिस्पोजिशन। ओके, यानी कहीं ना कहीं बार बार हम चरित्र की बातें कर रहे हैं, तो इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम जनरल डेफिनेशन पे आए तो ये जो वर्ड इथोस है ये रिलेट करता है आपके कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर या डिस्पोजिशन से। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। Ethics is the set of standards that a society places on itself, which helps to guide people's choices, action and behavior. 3 वर्ड हैं CAB, ओके, चॉइस, एक्शन या बिहेवियर। अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। हम आगे चलें तो चॉइस का मतलब क्या होता है। आप कोई भी काम करने चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके आगे 2 चॉइसेस या 2 अल्टरनेटिव हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। अब आपको एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप मान लीजिए 9th या 10th क्लास में हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो मैथ्स है वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। आपकी जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप बहुत अच्छे नहीं हैं। और फैमिली की ओर से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि या तो आप पीसीएम ले लीजिए या पीसीबी ले लीजिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लीजिए, या आर्ट मतलब आप कॉमर्स वगैरह कुछ ले सकते हैं, उसके बाद आप सिविल्स वगैरह में जा सकते हैं, या फिर आप XYZ कोई भी और ऑप्शन ले सकते हैं। अब ये आपका क्या है, एप्टीट्यूड है, बेसिक कमांड ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी में हो सकती है, सब्जेक्टिव चीज़ों में हो सकती है। आपको देखिए कहते नहीं, एक आदमी जो होता है उसको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपने बारे में सब कुछ पहले से पता होता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में नहीं हूँ। तो आपके आगे 4 अल्टरनेटिव या 4 चॉइसेस हैं। आप मैथ्स ले सकते हैं, आप बायोलॉजी ले सकते हैं, आप कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, या और भी कोई आपके आगे ऑप्शन हो सकता है। आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, आपको एक निर्णय या एक चॉइस लेनी है। आपको तो लग रहा है इसको मैं एथिक्स का क्या लेना देना है, एथिक्स का लेना देना आगे पता चलेगा। अब बायोलॉजी में अच्छे नहीं, लेकिन जबरदस्ती में पेरेंटल प्रेशर में बायोलॉजी ले ली, डॉक्टर बन गए कल को, और उसके बाद में तो जब ऑपरेशन करेंगे तब पता चलेगा
जाएगा आपको, ठीक है। आप हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत अच्छे हों, लेकिन पेरेंटल प्रेशर में आईएएस की तैयारी करने चले, अब आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रही है, तो आपको लगता है मैं इंजीनियर बहुत अच्छा बनता। अब मान लीजिए आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं अच्छी, पेरेंटल प्रेशर में आपने पीसीएम ले ली, मैथमेटिक्स ले ली, कल को इंजीनियर बन गए, आपका काम ही नहीं हो पा रहा है, फिर आपको लगता नहीं मैं सिविल्स में चला जाता। तो ऐसा आदमी आगे परेशान रहता है, वो कभी भी अपने प्रोफेशनल कंडक्ट में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, और ऐसे में कोई अनएथिकल काम करने लगता है। एक्शंस बेस्ड ऑन योर चॉइसेस यू गेट इंगेज्ड इनटू सर्टेन कंडक्ट और एक्शन। आप जब भी कोई चॉइस लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कंडक्ट या आपके एक्ट्स या आपका एक्शन होता है, और ये आपके बिहेवियर में यानी कि आपके बर्ताव में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए कहा गया कि चॉइसेस, एक्शंस एंड बिहेवियर, ये तीन जो चीज़ें हैं ये एथिक्स से डिटरमाइन होती हैं। तो यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है, एथिक्स इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट द सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ विच हेल्प्स टू गाइड पीपल्स CAB। यानी कि आपकी चॉइसेस हो या आपका कंडक्ट या एक्शन हो या आपका बिहेवियर यानी कि आपका बर्ताव हो, ये कुछ सोशल स्टैंडर्ड से डिटरमाइन होता है। समाज ने आपके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड थोपे हैं। अब इसे हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप एक नैतिक आदमी हैं, आर यू एन एथिकल मैन, और आर यू अ मैन ऑफ एथिक्स, तो ये कैसे निर्धारित होगा? ये क्या आपकी चॉइसेस से, आपके एक्शंस या आपके बिहेवियर से डिसाइड होगा? आप कैसा काम कर रहे हैं, आपका लोगों के प्रति कैसा बर्ताव है, इससे डिसाइड होगा? ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है या एक सोशल चॉइस है? वॉट डिटरमाइंस द एथिक्स इन अ सोसाइटी, वॉट डिटरमाइंस द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अगर मैं आपसे कहूँ आप ये हैं, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है। एवरी मैन वॉन्ट्स टू एक्ट एज पर हिज फ्री विल। फ्री विल का मतलब होता है आप जब सड़क पे चलते हैं आप अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। आपका मन करेगा, आपको कोई सिगरेट की दुकान मिलेगी, आपका हो सकता है स्मोकिंग करने का मन करे, आपको चाय की दुकान मिलेगी, आपका चाय पीने का मन करेगा, आपको हो सकता है कोई गार्डन दिखे, आपका एग्जाम लगा लेकिन आपका मन है आप गार्डन में जाके घूमें, कुछ समय व्यतीत करें, एस्थेटिक्स को इन्वॉल्व मतलब ऑब्जर्व करें। यानी कि एवरी मैन वॉन्ट्स टू एक्ट एज पर हिज नेचुरल विल। नेचुरल विल के लिए एक दूसरा नाम भी होता है फ्री विल, और फ्री विल एक मिथक है। ऐसा आपको लगता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आपका जो मन आया, कुछ लोग कहते नहीं हम अपने मर्जी के गुलाम हैं, हमें जो मन करता है, जो मन करता है खाते पीते हैं, वो खाते पीते हैं। लेकिन क्या एक सत्य कथन हो सकता है? एक्चुअली में आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कुछ संस्थाएं होती हैं। पहली एक संस्था होती है रिलीजन यानी कि धर्म। ओके, आप इसको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं ज़्यादा ही स्लो हो रहा हूँ तब भी बता दीजिएगा, ओके, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई वांट टू चेंज द कलर फॉर सर्टेन रीजंस। ओके, तो एक चीज़ होती है रिलीजन यानी कि धर्म, कुछ संस्थाएं मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं विच आर कॉल्ड कस्टम्स। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कहते हैं ट्रेडिशंस। सुनने में तो ऐसा लगता है परंपराएं, मान्यताएं, धर्म ये सब एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें काफ़ी हद तक अलग हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा मैंने कहा, एक संस्था है रिलीजन यानी कि धर्म, ओके, एक है आपकी कस्टम्स, एक है ट्रेडिशन वही परंपराएं, एक चीज़ होती है आपकी सोसाइटी यानी कि समाज। सोसाइटी को अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं वो चार लोग। ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया वो चार लोग होते कौन है। वो कभी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कभी आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, कभी मोहल्ले की वो CCTV आंटी हो सकती हैं जो आपकी हर क्रियाकलाप पे, हर गतिविधि पे नज़र रखती हैं, ठीक है। समाज एक हिस्सा है, ठीक है, एक बड़े से समूह का। रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोसाइटीज, देन देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ लॉ, कानून। ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है यानी कि संवैधानिक, या आप इसके लिए लीगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या स्टेट्यूटरी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक स्टेट्यूट से बनता है। और कई बार ये जो लॉ है ये कस्टमरी होता है। अब आप कहेंगे कस्टम तो अलग से लिखा हुआ था, बट यहाँ कस्टमरी लॉ का मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। मैं बस एक सेग्रीगेशन आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक संस्था होती है जिसे हम फैमिली या परिवार कहते हैं। एक फैमिली के ही इर्द गिर्द और एक छोटी सी संस्था है जिसको आप पीयर ग्रुप कह देते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये डायग्राम मैंने बनाया क्यों है। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ये खुश है या ना दुखी है। ये व्यक्ति एक नेचुरल या फ्री विल के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। ये दौड़ना चाहता है, ये भागना चाहता है, ये कभी पोएट्री करना चाहता है, कभी कैमरामैन बनना चाहता है, कभी गाने गाना चाहता है, ये कुछ भी करना चाहता है। लेकिन समस्या एक नहीं अनेक है। ये आपको जो इतनी सारी संस्थाएं हैं आपने देखा इसने इसके इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया है, ठीक है। ये जो घेरा है ये घेरा बेसिकली है क्या? ये घेरा इसकी गतिविधियों को या इसकी बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बना है। ये व्यक्ति बाहर जाके कुछ चटपटा खाना चाहता है तो इसका परिवार कहता है कि बेटा बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने की आदत डालोगे स्वास्थ्य भी खराब होगा और घर के पैसे भी अननेसेसरी के चले जाएंगे, ठीक है। ये एक पीयर ग्रुप है।
इस आदमी का मन एक मूवी देखने का है। मान लीजिए ये आदमी जो है ये बेसिकली बॉलीवुड की मूवी इंजॉय करता है, साउथ इंडियन मूवी इंजॉय करता है जहाँ हीरो एक घुसा मारे 10-12 विलन उड़ने लगे। लेकिन इसका पीयर सर्किल है, 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ इंसेप्शन टाइप की प्रीफर करते हैं, या अभी इंटरस्टेलर आई थी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं यार तुम्हें तो साउथ इंडियन पता नहीं कौन सी मेंटालिटी का आदमी, छपरी टाइप की हरकतें करते हो, ठीक है, ये कभी भोजपुरी मूवी देख रहे हो, कभी कोई लोकल सिनेमा देख रहे हो, चलो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा देखेंगे, गॉडफादर टाइप की मूवी देखेंगे। यानी कि ये व्यक्ति जो फ्री विल पे काम करना चाह रहा था, ये अपनी पसंद से एक मूवी तक बेचारा नहीं देख पा रहा है, अपनी पसंद से चाट गोलगप्पा नहीं खा पा रहा है, उसका मन हो रहा है ड्रिंक करने का। मैं अभी देखिए अच्छाई बुराई पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी फ्री विल की बात कर रहा हूँ। फ्री विल का मतलब है मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकूँ। एक व्यक्ति हुए थे रोशियो, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नाम की कोई चीज़ दी थी, एक उन्होंने थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उनका ये मानना था कि अ मैन इज जस्ट बॉर्न फ्री, अदरवाइज एवरीवेयर ही इज इन चेंज। यानी एक व्यक्ति का जब जन्म होता है बस उसी क्षण वो आज़ाद होता है, उसके बाद उससे चेंज से यानी कि सीमाओं से बांध दिया जाता है। तो ये जो पीयर ग्रुप है ये उसके ऊपर पिक्चर जानी है कौन सी, उस पर उसको डिसाइड कर रहा है। अब इस बच्चे का मन है गोलगप्पे खाने का, तो साथ में उसकी फ्रेंड खड़ी है या और लड़के खड़े, वो कहते हैं नहीं यार टिक्की खाते हैं, तो बेचारा बताशे भी नहीं खा सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे धर्म आ रहा है, रिलीजन आ रहा है। इस रिलीजन ने कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज़। लेट्स से ये व्यक्ति हिंदुज़म में बिलीव करता है और हिंदुज़म की एक ऐसे सबसेक्ट से बिलोंग करता है जहाँ पे नॉन वायलेंस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। उसे कहा जाता है कि आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करना है, आपको अल्कोहल से दूर रहना है, आपको ये करना है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो दुनिया भर का ज्ञान ये धर्म इस आदमी पर थोप रहा है। ये जब व्यक्ति पैदा हुआ था इसे ना फैमिली का कुछ पता था ना लॉ का कुछ पता था। अरे भाई आपने लॉ इंस्टीट्यूट्स के बारे में कब पढ़ना शुरू किया? जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या किसी दिन आप विदाउट हेलमेट जा रहे थे। मैंने कहा नहीं फ्री विल, आपकी फ्री विल कहती थी घर से निकले विदाउट हेलमेट मस्त गाड़ी से घूमते टहलते जा रहे हैं। अचानक से आपको एक वहाँ पे पुलिस वाला दिखता है, वो आता है कहता है भैया तुम्हें पता नहीं है एक लॉ है, एक कानून है कि आप अगर पब्लिक प्लेस पे पब्लिक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं या मतलब प्राइवेट व्हीकल भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए एक हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब ये आदमी कहता है यार मुझे जीने में कोई रुचि नहीं है, जिंदगी मेरी है, मैं हेलमेट लगा के चलूँ बिना हेलमेट के, मेरा सर फूटे मेरे पैर टूटे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमको कौन सा लेना देना है। तो ये जो पुलिस वाला है जो लॉ का पालन कर रहा है वो ये कहेगा कि आपको भले ही फर्क ना पड़े लेकिन क्योंकि आप इस बेकदरी से गाड़ी चला रहे हैं आप किसी को ठोक सकते हैं, हिट एंड रन का केस हो सकता है, तो हमें कलेक्टिव राइट्स को भी इंश्योर करना है। यानी कि आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, ओके, acting as per your own will. Just give me a second. I think the pen is giving a bit problem. Okay. There is something by the name of individual will, individual rights. आपने कहा मेरा इंडिविजुअल राइट कहता है कि मैं बिना हेलमेट के अपने बालों को उड़ाता हुआ जो मैंने सनसिल्क शैम्पू से धोए हैं वो बेहतरीन उड़ाता हुआ सबको दिखाता हुआ चलूँ, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, मेरी जिंदगी है यार, मैं चाहूँ जीऊँ मरूँ, तुम कौन हो नेता बनने वाले। तो कानून कहता है कि देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ कलेक्टिव राइट्स। आप सड़क पे चल रहे हो, दूसरों की जिंदगी भी कई बार आपके हाथों में होती है, आपने उल्टी सीधी गाड़ी चला के ठोक दी, आपकी उम्र 18 साल से कम है तो लीगली यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू ड्राइव द व्हीकल, ठीक है, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप 16-17 साल के विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाए जा रहे हो, आपने किसी को ठोक ठाक दिया, तो बात ये होगी कि आपने दूसरे की जान ले ली, यानी कि इन परसुएंस ऑफ योर इंडिविजुअल राइट्स यू हैव वायलेटेड अ कलेक्टिव राइट। इसीलिए ये कानून बना है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द कलेक्टिव राइट्स ऑफ द पीपल। ओके, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूशो ने डिफाइन कर दिया था कलेक्टिव राइट। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको भी मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि देखिए रिटन फॉर्मेट में बहुत सारा मैटर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। यही सब कहानी पढ़नी होती तो मैं सीधे से पीडीएफ खोल देता, पढ़ के आपको सुना देता। टेकिंग एज मेनी एज एग्जाम्पल एज पॉसिबल इन अ मोर इंटरटेनिंग वे, टेकिंग यूजिंग एग्जाम्पल्स एंड द ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग एंड द केस स्टडीज। मैं आपके अंदर एथिक्स को इतना घुसेड़ देना चाहता हूँ डीपली कि आप सोचें तो भी नैतिकता के पैमाने पर सोचें, आप कोई काम करें तो भी नैतिकता। आप चाय पी रहे हैं कहीं नेहरू विहार मुखर्जी नगर में खड़े होकर, तो आपको कोई बताने ना आए, मोदी जी को ना बताना पड़े कि भैया ये कप को डस्टबिन में डाल दो, आपको खुद पता होना चाहिए कि इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कल को आपको ड्रेनेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, आप ही पे प्रभाव पड़ेंगे, तो आपके अंदर नैतिकता इतनी अंतर्निहित हो जानी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव होता है एथिक्स को पढ़ने का, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिलीजन, हमने कहा रिलीजन अपने रिलीजियस वैल्यूज़ के थ्रू आपके ऊपर बहुत तरह की मान्यताएं थोप देता है। आपने बार बार एक वर्ड सुना होगा रिलीजियस वैल्यूज़ में या रिलीजन्स में समथिंग। अच्छा, कई चीज़ें पढ़ाते हुए हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, लेकिन वो कॉन्ट्रोवर्शियल होती नहीं है। बस बात क्या है कि आज तक आपका उससे आमना सामना नहीं हुआ होता है, आपको लगता है कि हमने तो अपने घर परिवार में हमेशा से चीज़ें सुनी हैं, ये तो एकदम नॉर्मलाइज है, ठीक है। लेकिन एथिक्स या फिलॉसफी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपके फैमिली वैल्यूज़, आपकी रिलीजियस वैल्यूज़, आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज़ कई बार चैलेंज होती है, तो उसमें प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। ये हम एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक स्टडीज़ हैं, तो इसमें वायलेशन या उस चीज़ की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। रिलीजियस वैल्यूज़ में एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ओके। और ये सिर्फ रिलीजियस वैल्यू नहीं, ये सोशल कस्टमरी ट्रेडिशन, इन सबसे भी, देखिए सोसाइटी मैंने नहीं लिखा, ये सोसाइटी मेरी, वो चार लोग, यानी कि सोसाइटी, कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस व्हेन कंबाइंड विद द रिलीजन दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। 8 तरह की मैरिजेस को डिफाइन किया गया हिंदू उसमें, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि अपोजिट जेंडर अगर आपस में इंटरेक्ट करेगा तो अगर उनके कल को, देखिए पहले कॉन्ट्रासेप्टिव तो होते नहीं थे, अब बात को समझिएगा, मैं ये सब चीज़ें स्टडीज का कल वैलेंटाइन डे भी था, ठीक है। तो आपको पता है ये मोरल पुलिसिंग वगैरह होती, इतना सब कुछ होता है, तमाशा, पुलिस वाले जा रहे हैं होटलों में रेड डाल रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में बजरंग दल घूम रहा है आपका, तो आप सोचते हैं कि यार इनको क्या दिक्कत हो रही है।
मेरे किसी पर्सनल कंडक्ट से सोशल मोरालिटी कैसे चैलेंज हो रही है, एंड वाई द वर्ड मोरल पुलिसिंग इज यूज्ड, why the civil society or the people who are roaming outside in the public, they are not allowing me to get engaged in a PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मैं अपनी महिला मित्र के साथ में अगर हक करके खड़ा हूँ या उसके मतलब हाथों में हाथ डाल के घूम रहा हूँ, तो यहाँ बगल वाली आंटी को कौन सी मिर्च लग रही है? उनको मिर्च कोई नहीं लग रही है। दिक्कत यह से 20 साल पहले वो चीज़ें परमिसिबल नहीं थी, तो उन्होंने अपने जीवन में जो नहीं किया अब वो किसी और को कैसे करने देंगे? ये भी एक समस्या है सबसे बड़ी। एनीवे, तो जो रिलीजन होता है या रिलीजियस वैल्यूज या कस्टमरी नॉर्म्स होते हैं, ये जो ट्रेडिशन है समाज के या सोसाइटी, मैंने कहीं लिखा था यहाँ वो 4 लोग, वही महिला CCTV केंद्र, तो ये सब लोग हैं, इन्होंने मिलकर एक संस्था डेवलप की मैरिज। इन्होंने कहा अगर 2 अपोजिट जेंडर का आपस में इंटरेक्शन होगा तो कॉन्ट्रासेप्शन होते नहीं थे पहले, जैसे कुंती के केस में हुआ था, आपको पता ही है, बाकी सब चीज़ें हम ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए इंडिविजुअल कंडक्ट को, इंडिविजुअल सेक्सुअल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई मैरिज, ताकि कल को अगर 2 इंटरेक्शन से कोई भी बच्चा होता है तो उसको लीगल स्टेटस मिल सके, ठीक है, पिता या माता की साइड से उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सके, बच्चा जो है वो लीगल ना कहलाए, कल को उसको लिए कोई अपशब्द का प्रयोग ना करे। तो इन्होंने मैरिज नाम की संस्था बनाई, और उस मैरिज को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि देखिए मैरिज को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैरिटल रेप भी पढ़ेंगे क्योंकि जुडिशरी में ऑलरेडी सब जुडिश चल रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ एलिमनी भी चल रहा है, डिवोर्स को भी हम पढ़ेंगे। तो क्या रीज़न है कि मैरिज एक इतनी बड़ी संस्था बन जाता है कि इसको एथिक्स में सेपरेटली पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी बर्निंग टॉपिक है। तो अब चीज़ क्या आई कि लोगों के इंडिविजुअल सेक्सुअल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए संस्था बनाई गई, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए रिगार्डिंग प्री मैरिटल एज वेल एज पोस्ट मैरिटल, ओके, प्री मैरिटल एज वेल एज पोस्ट मैरिटल। प्री मैरिटल का मतलब शादी से पहले आप 2 म्यूचुअली कंसेंशुअल लोग आपस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, अगर होना है तो उनको शादी करनी पड़ेगी अगर वो 18 साल से ऊपर है या 21 साल, जो भी मतलब लीगल डिफिनेशन है उसकी, ठीक है। पोस्ट मैरिटल का मतलब है एक बार आपकी किसी से शादी हो गई और अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं या मतलब लीगल इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखा जाए मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको मोनोगैमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी यू शुड बी कमिटेड एंड डेडिकेटेड कंप्लीटली टू योर वाइफ। और अगर आप अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे एडल्ट्री कहा जाएगा। तो एडल्ट्री आज की डेट में इलीगल भी और साथ साथ में अनएथिकल भी मानी जाती है, क्योंकि रिलीजियस इंपोजिशन भी है और लीगल इंपोजिशन भी इस पर आती है। तो अब ये जो आदमी है जो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है, इसका मन था, इसे ये जा रहा था, या लड़की भी हो सकती है, ये इसने किसी अपोजिट जेंडर को देखा, ये उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, मतलब नेचुरल लॉ है ये तो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो धर्म था, ये जो समाज था, ये जो परिवार था, इसने इसके ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी कि नहीं यार, मतलब आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए आपको देखना पड़ेगा आप शादीशुदा उससे हैं कि नहीं है, ठीक है। प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल पे पूरी तरह से बैन लगा रखा है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग और वॉलेटिंग एनी ऑफ द थिंग्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। PDA वो नहीं कर सकता है, उसका हाथ तक नहीं पकड़ सकता है, हाँ गाली दे सकता है किसी को, ठीक है, किसी को मार कूट सकता है, ये सब कर सकता है, बट प्यार मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो ये रेगुलेशन उस पर कहाँ से लग रहे हैं? ये रेगुलेशन उस पर संस्थाएं लगा रही हैं। अब मैरिज और प्यार मोहब्बत को छोड़ के थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपने देखा होगा आप कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है बॉक्सर पहन लिया हो, वेस्ट पहन ली हो, नॉर्मल सा बनियान पहने और आप उसे तहमल बांध के आराम से मस्त पड़े हैं। लेकिन क्या वही कपड़े पहन के आप सड़क पे जा सकते हैं? अगर आप जाएंगे तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं इनडिसेंसी, ओके, इनडिसेंसी। इसका मतलब है आप बड़े यार अशिष्ट किस्म के आदमी हैं। एक वर्ड हो जाता है अशिष्टता। और भी कई हिंदी में वर्ड है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरी मतलब थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज में इशू हो, तो आप देख लीजिएगा। एनीवे, इनडिसेंसी का मतलब है जो चीज़ डिसेंट ना हो, देखने में अच्छी ना लगे। अब आप कह दीजिए तहमल बांध के या चड्ढी कच्छे में आप सड़क पे घूम रहे हैं, आपने सुनी होगा ड्रेस कोड, देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ ड्रेस कोड। आप स्कूल जा रहे हैं, आप कहें मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मुझे तहमल में कंफर्टेबल लगता है या धोती में कंफर्टेबल लगता है, या लड़कियां कह दें कि नहीं हम जैसे घर पे रहते हैं टॉप और उसमें शॉर्ट्स में वैसे स्कूल आ रहे हैं। तो बात ये वहाँ और लोग भी बैठे हैं, हो सकता है आपके लिए जो नॉर्मल हो वो किसी के लिए इंडिसेंट हो जाए। अब इनडिसेंसी से अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसको लीगली आज तक डिफाइन ही नहीं कर पाया है कोई, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो समाज है, ये परिवार है, ये जो धर्म है, ये आपके खाने से लेके सेक्सुअल कंडक्ट से लेके इनफैक्ट आपके कपड़े पहनने तक पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल इंगेजमेंट की बात की, अब मैं कह रहा हूँ जो मैरिज हो रही इसमें भी इतने उन्होंने नियम कानून लगा दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिजेस में इतने नियम कानून हैं, एंडोगामी है, मोनोगैमी तो है ही, मोनोगैमी तो पोस्ट मैरिज आएगी, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर से कमिटेड हैं, बहुत अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली बात है, सबको होना चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन या कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है। एनीवे, एंडोगैमी का मतलब है एक ही समुदाय में लोगों का आपस में विवाह करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण लड़की से ही शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठाकुरी से शादी करूँगा, या मैं हिंदू हूँ तो मैं एक हिंदू लड़की से ही विवाह कर सकता हूँ। इसे आप एंडोगैमी में कहेंगे, एक ही ग्रुप में आपस में मैरिज के रूप में इंगेज होना। एक चीज़ होती है एक्सोगामी, ठीक है। एक्सोगामी समझने के लिए ये समझिए आपको गोत्र सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदुओं में कॉन्सेप्ट होता है गोत्रा सिस्टम। उसका ये मानना है कि एक गोत्र से संबंध रखने वाले लोग आपस में भाई बहन हैं। गोत्रा इज रिलेटेड टू अ कॉमन क्लैन, ठीक है। तो ये लोग जब भाई बहन हो गए तो इनके बीच में आपस में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सोगामी आपको हरियाणा और वेस्ट यूपी में देखने को मिलती है।
ठीक है। और कहीं कहीं पे और भी क्षेत्रों में, बेसिकली इन रीजन्स में ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होता है कि एक ही क्लैन में या एक ही गोत्र में एक लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते। अगर वो शादी करेंगे तो उसको समगोत्री विवाह कह दिया जाएगा। और उस केस में क्या होता है, वहाँ पे खाप पंचायत बैठ जाती है और वो इन लोगों का सोशल बॉयकॉट कर देते हैं। चलो सोशल बॉयकॉट करें वहाँ तक तो तब भी ठीक है, लेकिन कई बार ये लोग ऑनर किलिंग भी कर देते हैं। ऑनर किलिंग का मतलब है अपनी ऑनर यानी कि अपनी नाक को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी को मार देना। उनका ये मानना है जीवन से बड़े इज्जत है, ठीक है, मार देते हैं। अभी इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए कि शादी जैसी संस्था में भी मोनोगैमी तो चलो लगाई, वो तो तब भी समझ में आता है लॉजिक। एंडोगैमी है तो एक तरफ एंडोगैमी हो रही कि आपको अपने ही समूह में शादी करनी, एक हो रही कि नहीं अपने समूह में नहीं कर सकते हैं गोत्रा में, तो कहीं एंडोगैमी चल रही तो कहीं एक्सोगैमी चल रही है। मतलब एक व्यक्ति को अपना जीवन, पूरा जीवन किसके साथ स्पेंड करना है, बिताना है, ये वो नहीं डिसाइड कर रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कौन? रिलीजन, धर्म। क्योंकि आपको एक रिलीजन में शादी करनी है, समाज आपको एक क्लैन में शादी करनी है या अपने क्लैन के बाहर एक्सोगैमी के अंतर्गत शादी करनी, समगोत्री नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ तक भी हो तो समझ में आता है। इसके अलावा आप कहिए फैमिली कैसे डिटरमाइन करती है? फैमिली सबसे पहले क्या देखती है? रिलीजन शादी में, ठीक है। फिर देखती है कास्ट। लड़की है तो देखती है लड़के वाले का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो पैसा कितना पाता है, जॉब क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी क्या है। आईएएस है तो 4 करोड़, पीसीएस है तो 3 करोड़, ठीक है। ये लड़कों ने नहीं डिसाइड किया, लड़की साइड से पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है। बैंक पीओ है तो 40 लाख या 50 लाख, जितना रेट चल रहा है आप सबको ज़्यादा पता होगा, सबके लिए लड़के लड़कियाँ देखे जा रहे हैं। ये कौन डिसाइड कर रहा है? फैमिली डिसाइड कर रही है। रिलीजन, कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है ये, तो उससे डिटरमाइन होती है डाउरी कितनी मिलेगी, ठीक है। इसमें कहीं आपको एक वैल्यू दिख रही है। शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है? कॉम्पैटिबिलिटी। शादी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप सब इसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यू ऑल माइट बी इन योर 20s एंड 30s, यू ऑल माइट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। और जिनकी शादी हो गई होगी उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि शादियाँ जब भारत में होती हैं ना, तो लड़का लड़की की पसंद के सिर्फ कपड़े होते हैं, खाने से लेके, मेन्यू से लेके लड़की तक, और लड़की के लिए लड़का तक उसके घर वाले और उसकी मौसी और चाची डिसाइड करते हैं। शादी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो होनी चाहिए कॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और कॉम्पैटिबिलिटी के लिए एक और चीज़ जरूरी है जिसे आप कहते हैं लव एंड अफेक्शन, क्योंकि ये एक एफिनल रिलेशन है। शादी जो होती है वो ब्लड बॉन्ड कंजुगल रिलेशन नहीं है, दैट इज अ एफिनल रिलेशन। एफिनल मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द लव एंड अफेक्शन, ओके। रिश्ते जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, 2 तरीके के होते हैं, वन आर द कॉन्जुगल रिलेशन एंड वन आर द एफिनल रिलेशन। कॉन्जुगल मतलब होता है ब्लड बॉन्ड, मेरा मेरे मम्मी पापा से रिश्ता, मेरे भाई बहन से रिश्ता, ओके। एफिनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, यानी मेरा मेरी पत्नी या प्रेमिका से रिश्ता, ओके, और एक प्रेमिका के लिए प्रेमी से रिश्ता। तो शादी के लिए जिन 2 वैल्यूज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, कॉम्पैटिबिलिटी और लव एंड अफेक्शन, उसको छोड़ के सारे पैरामीटर देखे जा रहे हैं। रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, द काइंड ऑफ द डाउरी दे आर गिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली। कई बार क्या होता है, लड़का कुछ भी नहीं करता लेकिन बाप दादा बहुत प्रॉपर्टी बना के गए हैं, 4 मंजिला की कोठी खड़ी हुई है, तो यही सब देख के शादी होती। तो आपको क्या लगता है ये शादी टिकेगी? इसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलते हैं आगे चल के? डिवोर्स, सुसाइड्स, ओके, एलिमनी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी वो अतुल सुभाष का केस हुआ, कई केसों में लड़कियों की ओर से केसेस होते हैं। आप एक पक्ष की कहानी सुनते हैं, कई बार आपको दूसरा पक्ष भी जान लेना चाहिए। देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ कहता है यू शुड नेवर डिलीवर जस्टिस लिसनिंग टू ओनली वन पार्टी। एक आदमी मरने से पहले सुसाइड नोट बना दे, सुसाइड वीडियो, आपने दूसरा पक्ष तो कभी सुना ही नहीं, आप एक जजमेंट पास कर देते हैं, एक पब्लिक ट्रायल आप पहले कंडक्ट कर देते हैं। पब्लिक ट्रायल भी तो एक तरह की गलत चीज़ है, अनएथिकल चीज़ है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैंने मैरिज का एग्जांपल लिया, मैंने सेक्सुअल कंडक्ट का एग्जांपल लिया, मैंने इंडिसेंसी का एग्जांपल लिया कि एक लड़का अपनी बालकनी में चड्डी बनियान में खड़ा होकर अगर चाय पी रहा है तो उसकी कॉलोनी में रहने वाले अंकल और आंटियों को दिक्कत हो सकती है कि यू आर ब्रीचिंग इंडिसेंसी, यू आर ब्रीचिंग डिसेंसी। तो आप कहते नहीं मैं तो अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा हूँ, चड्डी में पहूँ, नंगा खड़ा हूँ, तुमको क्या मतलब है? तो कहेंगे नहीं तुम्हारी बालकनी हमारी बालकनी से दिखाई देती है। यानी कि ये जो व्यक्ति है इसके पास फ्री विल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ही इज़ बाउंड to act as per the expectations of religion, the family, the law, systems, traditions and the society. अगर आपके दिमाग में और कोई एग्जाम्पल हो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, अभी तो हम बहुत आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैं देखिए अभी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सीधे घुस जाऊँ अरिस्टोटल पे, आपको डेफिनेशन ऑफ एथिक्स पढ़ाना शुरू कर दूँ। कई विचारकों ने एथिक्स के बारे में क्या कहा, लेकिन आपको यही नहीं पता एथिक्स बेसिकली होते क्या, एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। मेरा ये आपको बताने का मतलब अभी तक सिर्फ ये था कि एथिक्स आप देखेंगे एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, ये जब आदमी पैदा हुआ था आपने कभी किसी बच्चे को एथिक्स की बात करते देखा है? अ चाइल्ड, समवन हु इज मैड या इनसेन। एक बच्चा और एक पागल, इन दोनों के बीच में क्या समानता है? एक और क्लॉज होता है इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट एक ऐसा आदमी जिसने मस्त भंड होकर दारू पी रखी है, नशे की हालत में है। इन तीनों से आप एथिक्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नैतिकता, मोरालिटी जैसी कोई चीज़ें इन 3 व्यक्तियों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एक बच्चा है, वो मस्त गोदी में रहता है,
दूध पीता है पूरा दिन और उसके बाद जब उसे सुसु आती है वो सुसु कर देता है, उसका मन करता है वो पॉटी भी कर देता है। आप उससे ये तो नहीं कह सकते कि बेटा तुमने गोद में बैठे बैठे सुसु क्यों कर दी, एक बार इशारा ही कर देते हैं। लेकिन आप क्या अपने दोस्त के घर गए हो, सोफे पे बैठे हो, उसकी मम्मी नाश्ता चलाएं, वो अपना चाय पानी रखें, भाभी जी सामने बैठे हो, आपको सुसु लगे, वहीं सुसु कर देंगे। आप कहेंगे भैया यहाँ वॉशरूम कहाँ है। तो आप अगर डेलिब्रेट चॉइस पे काम कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्शियसनेस नाम की चीज़ है, कॉन्शियसनेस नॉट कॉन्साइंस, कॉन्शियसनेस मतलब होशो आवाज़ में आप हैं, तो आप एथिकली बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप नशे की हालत में, आपने कई बार देखा होगा नेहरू विहार मुखर्जी नगर की सड़कों पे जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आता है, बहुत से ऐसे भावी आईएएस अधिकारी होते हैं जिनका रिजल्ट आता है, इतने खुश हो जाते हैं कि रात में वहीं पे मुखर्जी नगर से अद्धा पौवा लेके वहीं पी के, मैंने तो कई अपने दोस्तों को भी उठाया उस हालत से, जब हम लोग मतलब इनिशियल स्टेजेस में थे, पहला अटेम्प्ट था, निकल गया किसी का मेंस, तो इतने खुश हो गए कि पी के वहीं पे रिक्शे वाला सो रहा था वहीं पे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इनका इंटरव्यू निकल गया तो देश कहाँ जाएगा, क्योंकि वो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। एनीवे, समवन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट, समवन हु इज मैड या इंसेन, या समवन हु इज अ चाइल्ड, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एथिक्स फ्रॉम देम। Ethics is only expected from someone who is in his deliberate state of mind, who is holding some kind of the consciousness, चेतना। आपने एक वर्ड सुना होगा, चेतना, होशो हवास में है ये व्यक्ति। ठीक है, अब बात क्या है कि ये जो एथिकल जितनी भी मोरालिटी या हमने जो सब बातें की हैं, ये पैदाइशी इसके अंदर नहीं होती। मैंने अभी बच्चे का एग्जांपल लिया, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि मैं दिन भर दूध पीऊंगा, दिन भर सोफे बैठ के कार्टून देखूंगा, उसका जब मन करेगा मैं पॉटी सुसु कर दूंगा, और जब मन करेगा मैं सोऊंगा, सुबह मन करेगा मैं सुबह सोऊंगा, मुझे हिम्मत है कोई हिला के दिखा दे। आप जब बड़े होते हो तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। आप छोटे हो, गोद में खेल लो, आप अपने पापा के थप्पड़ मार दो, आपके पापा नहीं बुरा मानेंगे। लेकिन आप 18 साल को अपने पापा को थप्पड़ मार दो, नहीं पॉसिबल है ना, लॉजिकली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है, चेतना डेवलप हो चुकी है। एक चीज़ समझ में आ गई कि एथिक्स फ्री विल से नहीं आता है। ठीक है, आपके अंदर का कंसाइज जो है वो कई बार एथिक्स को डिटरमाइन नहीं करता, एथिक्स को डिफाइन नहीं करता है। ये एथिक्स आ कहाँ से रहे हैं? ये एथिक्स एक सुपर इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है एक स्ट्रक्चर के ऊपर रखा गया एक बड़ा स्ट्रक्चर, जो छोटे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अनफोल्ड कर लेता है, यानी कि ढक लेता है। तो आप एक व्यक्ति थे, आपके ऊपर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे धर्म है, रिलीजन है, फैमिली यानी परिवार है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, समाज हो सकता है, परंपराएं हो सकती हैं, कस्टम्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको घेरे में बंद कर देते हैं। आपका जो फ्री विल पे बिहेवियर होना चाहिए, जो आप कर सकते थे। जानवरों को देखिए, जानवरों में शादियाँ होती हैं, जानवरों में क्या कोई वॉशरूम ढूंढ के सुसु करते हैं? जानवरों का जहाँ मन करता है कर देते हैं। चिड़िया है, आसमान में उड़ रही है, आप जा रहे थे इंटरव्यू देने, वो आपकी शर्ट पे पॉटी करके चली गई, आप धोते रहिए उसको। आप तो ये नहीं कहेंगे ना कि मैं भी आसमान में उड़ूंगा, चिड़िया के ऊपर जाके बीट करके आऊँगा। ठीक है, अरे उसके अंदर एथिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड, मैड, इंसेन, इंटॉक्सिकेंट एंड इवन द एनिमल्स यू कैन कीप ओवर हियर, एनिमल्स के अंदर भी एथिक्स नहीं होते हैं। नो डाउट वो एनवायरमेंट को लेकर आपसे ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन उनके अंदर आप एथिक्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन प्रजातियों को छोड़ के अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि इन संस्थाओं का निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करें। ठीक है, सेट ऑफ द स्टैंडर्ड, इसीलिए लिखा है यहाँ पे, एथिक्स इज द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट द सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर नहीं, मतलब सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर, विच हेल्प टू गाइड पीपल्स चॉइसेस, एक्सटेंशन, बिहेवियर। यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में जिन भी चीज़ों का चुनाव करेगा, ठीक है, वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि समाज ने निर्धारित किए हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं चॉइसेस का, जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था, एक सेकंड के लिए। तो अगर हम सोशल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आपको जीवन में जिन चुनौती का सामना करना पड़ता है वो होती है कैरियर चॉइसेस। मैंने भी आपसे कहा था कि समाज आपके ऊपर एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंपोज कर रहा है, और पीसीएम वाला एग्जांपल लिया था मैंने कैरियर चॉइस में। अब आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, आपको आईएएस बनना, आपको बिजनेसमैन बनना है, या आपको आर्टिस्ट बनना है, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये समाज डिसाइड करेगा। द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट द सोसाइटी हैज़ प्लेस्ड। अब आप कह देंगे इससे क्या लेना देना है, समाज को लेना देना है। समाज में सबसे ऊपर रखा जाता है आईएएस या पीसीएस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी डाउरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कल को अधिकारी बनेंगे, लाट साहब बनेंगे, यही सब शब्द आपको सुनने में मिलते हैं, कॉलोनियल लेगेसी है। उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर को रांझना देखी होगी, उसमें कहता नहीं मोहल्ले का प्यार जो होते हैं डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं, आईएएस ले जाते हैं, और बाकी जितने लवर होते हैं घूमते रह जाते हैं। बिजनेसमैन, अगर आप फैमिली से बिलोंग करते हैं तो माँ बाप चाहेंगे छोड़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना व्यापार संभालो। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कभी आपके परिवार में किसी ने आपसे कहा है कि नहीं बेटा तुम बड़े होकर पेंटर बनना, तुम सिंगर बनना, तुम गिटार बजाना, ठीक है, तुम कैमरामैन बनना, तुमको जो पसंद है तुम करना। किसी किसी परिवार में रियली आपको अलाउ कर दिया जाता है अपने परस्यूइंग योर पैशन एंड द हॉबीज, बिकॉज दे आर कंसर्न टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उनको भी पता है कि आर्टिस्ट बनकर शायद आप फाइनेंशियली उतना ना कमा सके। वो बात अलग है कि आज की डेट में अरिजीत सिंह जितना कमाते हैं उतना शायद ही आप कमा पाएंगे। ठीक है, या जितना दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट करके कमा लिया, लेकिन भैया कितने लोग उसमें से सक्सेसफुल होते हैं? तो वही चीज़ आईएएस में भी सिलेक्शन रेट बहुत कम है। एनीवे, जो समाज ने एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया कि आईएएस टॉप मोस्ट एलीट है, ठीक है, सोशल एलीट है, डॉक्टर इंजीनियर को अलग नज़र से देख। आपके परिवार में है, आपके परिवार में आपका कोई रिश्तेदार डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आईएएस होगा, ठीक है, तो जब वो किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो देखते होंगे 4 लोग खड़े हो जाते हैं, तुरंत तरह कुर्सी लगाओ, जीजा जी आए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस आ गया तो वो डॉक्टर इंजीनियर भी खड़े हो जाएंगे। और मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई कोचिंग संस्था शुरू कर दी, एक बात बता रहा हूँ मैं, या आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, या आप कोई छोटे मोटे एसएससी लेवल पे जॉब करते हैं, छोटा मोटा मतलब इससे तो कंपैरिजन में नीचे है, लेकिन मैंने एसएससी का नाम भी नहीं लिखा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन एसएससी भी अच्छा ग्रेड है, ऑडिटिंग ऑफिसर वगैरह बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं।
मैंने छोड़ दी थी वो बात अलग है, बट इट इज़ अ वेरी लाइक बहुत डिसेंट टाइप की जॉब है, ठीक है। आर्मी वगैरह में अगर आप हैं, ठीक है, आपने एनडीए सीडीएस वगैरह निकाल लिया है, आप घुसेंगे तो तुरंत अरे देश की सेवा में आ गए, मतलब आप सीमा पे खड़े होकर हम लोग को सुरक्षा देते हैं, तब हम जाके सो पाते हैं, मतलब पूरा सोसाइटी का एटीट्यूड ही बदल जाता है। तो इसकी देखा देखी जो बच्चा है वो बचपन में जब डिसाइड करता है कि बड़ा होकर मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आर्मी ज्वाइन करनी है, तो ये बच्चा नहीं डिसाइड कर रहा है, समाज ने इन लोगों को जो समाज में इज्जत दे रखी है या एक जो पैरामीटर सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा डिसाइड करता है, यानी फ्री विल जैसी चीज़ तो है ही नहीं। तभी मैंने कहा ये जो कैरियर चॉइसेस आपकी होती है ये तक आपका समाज निर्धारित कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। कैरियर चॉइस के बाद में हम देखेंगे मैरिटल चॉइस को, कि हाउ द सोशल स्टैंडर्ड और द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट द सोसाइटी हैज पोस्ट ऑन इटसेल्फ इट रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट ऑन नेम ऑफ द एथिक्स। अब आपने कहा मैं होमोसेक्सुअल हूँ, एलजीबीटी, लड़की है उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, एक लड़का उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग तो कहते हैं बीमारी है, बहुत से ऐसे लोगों को हमने सुना है। कुछ लोग कहते हैं एक मानसिक विकृति है, ये अननेचुरल हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्राचीन काल में जाइए तो आप, मैं नाम बस नहीं लूँगा, लेकिन आप खजुराहो एक बार घुमाइएगा, आप एक बार अपने ही धर्मशास्त्रों को पढ़ लीजिए, आप अपनी ही किताबों को पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू द सब्जेक्टिव डोमेन, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं क्या समाज ने उसके लिए कोई चॉइस छोड़ी है? आप अपने देखिए, जानना एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप अपने घर में बैठ के होमोसेक्सुअलिटी पे ज्ञान बढ़ाते रहिए, आप कह दीजिए दुनिया में एलजीबीटीक्यू नाम की चीज़ चल रही है, वहाँ प्राइड परेड हो रही है, गे परेड हो रही है, आपके माँ बाप सुनते रहेंगे। जिस सेकंड आपने बोला कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, वहीं पे चप्पल जूता निकाल के आपकी कुटाई हो जाएगी। उनको लगता है उनका वंश वहीं पे खत्म हो जाएगी, बच्चे होंगे नहीं आगे चल के आपके, ठीक है। आप कहेंगे अडॉप्शन, अडॉप्शन के नाम से वो डर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मैरिटल चॉइस में पहली तो सबसे बड़ी यही कंडीशन आजकल आने लगी है कि होमो करनी है कि हेट्रो करनी है। अब हेट्रो करनी है मान लीजिए लड़का और लड़की की, तो वहाँ देखा जाएगा भैया रिलीजन सेम है कि नहीं, कास्ट सेम है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस। और लड़का लड़की कह रहे हैं कि भैया लव अफेक्शन जैसी कोई चीज़ तो होती है, सब कुछ मान लो मिल गया, लेकिन यही चीज़ नहीं, तो फैमिली तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी आगे चल के, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाएंगे, है ना, वो भी समाज पे प्रभाव डालेंगे। आजकल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिजेज जैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। सिंगल पेरेंटिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं, लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं या हो रही हैं तो अलग रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड द रीजन एज वेल एज द पर्सनल इशूज़, ठीक है। तो ये समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि समाज ने इतने हाई स्टैंडर्ड अपने ऊपर थोप दिए हैं। हाई स्टैंडर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये ऊँचे हैं, मतलब इतने एक्सट्रीम स्टैंडर्ड डाल दिए हैं कि प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं रही है, ठीक है, बाकी सब कुछ बच रहा है। फिर आगे चल, तीसरा टॉपिक हम ले सकते हैं कंडक्ट इन द पब्लिक। डिसेंसी का एक पैरामीटर होता है, ड्रेसिंग और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में हमने देखा था। आप पब्लिक प्लेस पे हैं, ठीक है, और मान के चलिए एक लड़के ने, मैंने कहा नहीं कि छोटा सा बॉक्सर पहन लिया है और वेस्ट टाइप की चीज़ पहनी, लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। या लड़की है, उसने भाई उसे शॉर्ट ड्रेस पसंद है, गर्मी का टाइम है, उसकी मर्जी, साड़ी पहन रखी, कुछ भी पहन रखा, मैं कहता हूँ वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे 4 सीसीटीवी टाइप के लोग खड़े होंगे, वो आपकी ड्रेसिंग डिटरमाइन कर रहे हैं, आपका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप वायलेंस में इंगेज हैं, आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं वर्बली या फिजिकली किसी भी तरीके से, तो ये जितना भी आपका कंडक्ट पब्लिक में होता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लाफिंग तक को रेगुलेट किया जाता है। मैंने कई घरों में देखा है, वहाँ पे उनकी नई नई बहू आई थी, अब वो बहू है थी, मुंह दिखाई पे लोग आ रहे थे, अब किसी ने कोई जोक मारा होगा, उसको लड़की को हंसी आ गई, तेज हंस दिया, उसकी सास आग दिखा रही है। अरे लड़कियों को बहुत तेज हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, खुल के नहीं हंसना चाहिए, वरना उसको इन्विटेशन मान लिया जाता है। दैट काइंड ऑफ द थिंग, यानी इवन योर लाफिंग इज रेगुलेटेड। जब 4 लड़के अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे होते हैं, अपने पीयर ग्रुप में बैठे होते हैं, वो हर तरीके से बात करते हैं, हर तरीके से हंसते हैं। लेकिन जब आप फैमिली जैसी संस्था में बैठे हुए हैं, किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपके बड़े वो बैठे हैं, तो आप खुल के हंस नहीं सकते, खुल के बात नहीं कर सकते। यानी योर कंडक्ट इन पब्लिक इज बीन रेगुलेटेड बाई इवन द सोसाइटी। यानी एथिक्स को आप देखिए इन्होंने क्या बना दिया है, इट इज़ बेसिकली अ रेगुलेटिव सेट। अगर आप हर जगह बात करें तो आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, रेगुलेशन। यानी एथिक्स कुछ नहीं, आपके ऊपर आपकी जो एक्ट्स या कंडक्ट है उनके ऊपर एक रेगुलेशन लगाता है। अब ये रेगुलेशन सही है या गलत है, ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करते चलेंगे। मेरा काम था आपको बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना कि एथिक्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, हमें एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, और एथिक्स बेसिकली किन किन चीज़ों को टच कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हेयर आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स। ओके, दिस इज बेसिकली द डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स, या एथिक्स या नैतिकता किन किन चीज़ों को छूती है। पहली चीज़ मोरल्स, ये भी एक तरह से नैतिक ही वर्ड यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड है। मोरालिटी, मोरल्स हम आगे देखेंगे। मोरल्स और एथिक्स में अंतर क्या होता है, कुछ चीज़ें नैतिक होती हैं, कुछ अनैतिक होती हैं। कहते नहीं यू आर बीइंग गाइडेड बाय द मोरालिटी, यू आर एक्टिंग एज पर द मोरल्स, मोरल साइंस, ठीक है। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। फेयरनेस मतलब क्या होता है कि किसी के साथ कुछ गलत ना करना। फेयरनेस का मतलब यही होता है, मतलब किसी को, जैसे एक पिताजी हैं फॉर एग्जांपल, देखिए फेयरनेस कुछ हद तक जस्टिस से रिलेट होता है बेसिकली, ठीक है। यू शुड बी फेयर इन योर कंडक्ट। एक पिताजी हैं और मान लीजिए उनके पास 100 रुपये हैं और इनके, मैं कहता हूँ 4 बच्चे हैं, तो फेयरनेस ये कहती है कि 100 ही रुपये हैं, लिमिटेड संसाधन है, तो ये 25-25 रुपये हर बच्चे को दे दें। लेकिन मैक्सिमम घरों में क्या होता है, पहले देखेंगे लड़का कितने हैं, लड़की कितने हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं, तो लड़कों को मान लीजिए दे देंगे 40-40 रुपये,
और 10-10 रुपये लड़कियों को पकड़ा देंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। या हो सकता है चारों ही लड़के लड़कियाँ हो तो कोई लड़का उनको ज़्यादा पसंद हो तो किसी को 50 रुपये दे दिए, किसी को 30 रुपये दे दिए, किसी को 20 रुपये दे दिए, किसी को 10 रुपये दे दिया, ठीक है, जो भी मतलब उनका डिवीजन है, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब है इससे आप क्या कहेंगे, फेयरनेस तो नहीं कहेंगे, फेयरनेस रिलेट टू जस्टिस, यानी एथिक्स में जस्टिस आ गया, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी आ गई, ऑनर आ गया। अब आप देखेंगे ऑनर कई बार बाकी वैल्यूज से कैसे कन्फ्लिक्ट करता है। ऑनर अच्छी बात है। आपने एक सुना होगा जापान में एक समुराई होते हैं, जापानीज समुराई हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे मेजी रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो जो बेसिकली समुराइज होते थे तो वो राजा के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, एसपीजी कमांडो आप समझ लीजिए, एसपीजी फोर्स टाइप की राजा की रक्षा करते हैं। अब वहाँ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी हुआ तो वहाँ पर एक युद्ध छिड़ गया था। टॉम क्रूज की एक बहुत ही अच्छी मूवी इस टॉपिक पे बनी है जिसका नाम था द लास्ट समुराई, कभी मौका मिले देखिएगा। और उसमें ऑनर पर एक बहुत ही बड़ा एथिकल क्वेश्चन उठाया गया है। लाइफ और ऑनर इन दोनों में बड़ा क्या है। सीमा पे एक सिपाही युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, वो जीवन ले भी रहा है और जीवन बचाने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरों का जीवन, दूसरे देश से संबंधित लोगों का जीवन जो बॉर्डर पे खड़े होकर उसकी कंट्रीज़ में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका जीवन इसलिए ले रहा है ताकि अपने देश के नागरिकों का जीवन बचा सके और अपने देश की ऑनर और डिग्निटी बचा सके। लेकिन एक व्यक्ति की लड़की अगर कास्ट के बाहर शादी कर रही है, ठीक है, और वो व्यक्ति अपनी लड़की और अपने होने वाले दामाद को इसलिए मारना चाहे कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, यानी ही इज़ वैल्यूइंग मोर ऑनर एज कम्पेयर टू द लाइफ। आप अच्छे भले अपने घर पे बैठे दिवाली मना रहे थे पति पत्नी के साथ में, बच्चे बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे, कोई गुंडा टाइप का आदमी सामने से आता है और आपको 20 गाली देता है, उसके हाथ में आप देख रहे हैं राइफल है, तलवार है, लेकिन उसने आपके ऑनर को हर्ट कर दिया। अब आप कूद पड़ते हैं उससे लड़ने के लिए और वहाँ पे आप अपनी लाइफ को खो देते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा जाता था राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स में, ठाकुरों में, राजपूतों में जुबान जुबान पर तलवारें चल जाती थी। किसी ने किसी को अपशब्द करके गाली दी, उन्होंने तलवारें खींच ली, एक दूसरे का गला काट दिया। यानी ऑनर और डिग्निटी इतनी बड़ी, अरे मुझे किसी ने मान लो गाली दे दी, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा मुँह है, दे दो गाली। कल ही मोदी जी का वीडियो वायरल हुआ, वहाँ पे यूएस में आपको पता ही है क्या चल रहा है, वहाँ पे मोदी जी गए हैं, बहुत सारे मूवी पे साइन हुआ, करंट अफेयर में लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो वहाँ एक बड़ा ही बदतमीज किसका जर्नलिस्ट मैं कहूँगा था। अब आप किसी के देश में आए, हेड ऑफ स्टेट है, इतना अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब उन्होंने उनको मोदी जी को पूछना शुरू कर दिया कि आप बताइए आपके अदानी से कैसे संबंध हैं, आप तो डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के नाम पे आप अदानी ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं। अब बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया जो है पूरा मार्केट उनके लिए खोल दे, टैरिफ रेट को कम कर दे, ताकि जो यूएस के एमएनसीज वगैरह हैं वो इंडिया में घुस जाएं, जो एलन मस्क वगैरह से डोमिनेटेड हैं, और पूरे इंडियन मार्केट पे यूएस कंपनीज का कब्जा हो जाए। अब वो बहुत ही ऊटपटांग तरीके से मोदी जी से बात कर रहा था और मोदी का चेहरा देख के मुझे लगा कि बस ये उठेंगे उसको मारने ही जा रहे थे। लेकिन धन्य है भैया उनका पेशेंस इस उम्र में भी, वरना बुढ़ापे में तो लोग अपना पेशेंस सबसे पहले लूज़ कर देते हैं। मेरे घर में दादा वादा हैं और उनका बोल दो तो मतलब शुरू हो जाएंगे। जवानी में तो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में भी रखते थे, तो बुजुर्ग होने पर जल्दी लूज़ कर जाते हैं, बट ही शोर सम काइंड ऑफ पेशेंस। और उन्होंने कहा कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो ऐसे मुद्दों पे बातें पर्सनल लेवल पे होती हैं, यहाँ कोई पब्लिक डिस्प्ले नहीं किया जाता है। और मोदी जी तो तब भी शांत हो गए थे। अगर मैं शायद वहाँ पे होता तो मेरे मुंह से यही निकलता कि वहाँ अमेरिका में आपका जो एलन मस्क है वो ओवल ऑफिस में बैठ के एक विदेशी कंट्री के हेड के साथ में MOU साइन करवा रहा है। एक फ़ोटो ये भी वायरल हुई थी। अगर मेरे अदानी के साथ में संबंध है तो आपके एलन मस्क के साथ में कैसे संबंध है। हमने उसको कोई मिनिस्टीरियल बर्थ तो दे नहीं दिया, कोई डोपे नाम की संस्था का उसको अध्यक्ष तो बना नहीं दिया है। एनीवे ये सब इंटरनेशनल चीज़ें हैं, अभी इसमें क्या ही घुसना है, जब इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है क्या ऑनर इतना बड़ा है, मैं अच्छा भला सड़क पे जा रहा हूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति निकलता है गुंडा टाइप का, बदतमीज टाइप का, मुझे पता है वो दिखने में मुझसे 10 गुना है, ठीक है, मैं उससे लड़ूंगा तो निश्चित है या तो मुझे मारा जाऊंगा या मुझे 4 झापड़ पड़ेंगे या और मैं और ही जली लूंगा, ठीक है। अब वो निकला, उसके मन में अपशब्द थे, उसने मुझे 4 गालियाँ दे दी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं देखिए ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ, महात्मा बुद्ध के शब्दों में कहा जाए, अनलेस और अनटिल यू टेक समथिंग फ्रॉम समवन इट रिमेन्स विद हिम ओनली, ठीक है। कोई आदमी आपके घर पे आता है, आपको मिठाई का डिब्बा देता है, आप उसे लेने से मना कर दीजिए तो मिठाई का डिब्बा उसी के पास रहेगा, वो जबरदस्ती तो आपके मुंह में डाल नहीं देगा। आप बैठे, कोई आके आपको गाली देके चला गया, आप इतना तो इमोशनल इंटेलिजेंस रखिए, कल को आप एक IAS अधिकारी बनेंगे, कल को आप एक पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करेंगे, सड़क पर जा रहे हैं, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए, अब आपके सड़क पर उतर के उससे लड़ने लगेंगे कि मेरी ऑनर वायलेट हो गई। आप लाइफ को अहमियत दीजिए। ऑनर वगैरह ठीक है, ऑनर बनाने से बनता है, ऑनर पब्लिक परसेप्शन इतना नहीं मैटर करता है, ठीक है। हाँ, ये भी नहीं है कि कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द करे दे रहा है और आपको आपकी फैमिली मेंबर के साथ कोई बदतमीजी करे तो आप खड़े रहिए वहाँ पे, ये कौन लड़े, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे तलवार निकालना लॉजिकल नहीं। एनीवे एथिक्स ऑनर को भी कवर करता है, लाइफ को भी कवर करता है। प्रिंसिपल्स मतलब समझते हैं आप, आपने कई बार ये सुना होगा जीवन में आपकी कुछ आइडियोलॉजीज हैं, आपने अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित, सिद्धांत, हिंदी में एक वर्ड होता है सिद्धांत, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स वहाँ पे आते हैं, यानी एथिक्स कुछ सिद्धांत डिटरमाइन करते हैं, अपनी ज़िंदगी जिए तो कैसे जिए। जैसे कुछ कहावतें नहीं है कि शेर का एक दिन और जो लोमड़ी और भेड़िए के 100 दिनों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो हर व्यक्ति का जीवन में कुछ सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टी वही इंटीग्रिटी से रिजेंबल करती है। चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग, वैल्यूज़, राइटियसनेस, सही या गलत, और कंसाइज बेसिकली होती है अंतरात्मा।
कई ऐसे आप काम करते हैं जिसमें आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में मोरालिटी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोरालिटी जो है वो कंसियसनेस से ही कंसाइंस से ही डिटरमाइन होती है। एथिक्स पूरी तरीके से कंसाइंस से डिटरमाइन नहीं होते। नो डाउट आपके जो एथिक्स हैं वो कंसाइंस को काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये थे वो टॉपिक जो एथिक्स में पढ़े जाते हैं, और एथिक्स बेसिकली इन चीज़ों को टच करता है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बिठा लीजिए। ये चीज़ें आपके अंदर बहनी चाहिए। जहाँ एथिक्स शब्द है तो वहाँ प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, चॉइसेस, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, तो आपके आंसर्स में बार बार दिखने चाहिए। अब हम देखेंगे कि एथिक्स बेसिकली कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिलेमास। एथिक्स बेसिकली होते क्या, एथिक्स आप पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको भी कुछ क्योंकि 45 मिनट लमसम होने को आ गया है, हम आराम से इन क्लासेस को चलाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिए। लेकिन मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक इंसाइट देना है ना, तो मैं बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा हरी अप कर देंगे। एथिक्स कुछ फॉलोइंग डिलेमास को करता है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एथिकल डिलेमास। आपके आगे दो चॉइसेस हैं, ए या बी। हो सकता है इसमें से एक सही हो, राइट हो, और एक जो है वो गलत हो या बैड हो। जरूरी नहीं है कि जो बैड है वो रॉन्ग ही होगी और जो गुड है वो राइट ही होगी, कुछ भी हो सकती है। आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना है। देखिए, देखने में तो बहुत आसान लगता है, आप कह देंगे अरे यार गुड ही चूज़ करूंगा, राइट ही चूज़ करूंगा। लेकिन अभी आपसे प्रश्न पूछो, क्या व्यक्तिगत जीवन में आप ऐसा कर पाते हैं? अभी मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा, अभी पूछता हूँ आप क्या करेंगे, ठीक है। कहना बहुत आसान है, लेकिन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना उतना ही मुश्किल है। तो एथिक्स जो है वो बेसिकली 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको गवर्न करता है। हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। एक व्यक्ति को अपना जीवन जीते हुए जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। एक अच्छा जीवन कैसे जिएं। अब इस गुड लाइफ का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी, पैसे वाली ज़िंदगी, कि मैं सुबह उठूं तो 4 नौकर आएँ, एक जूस का ग्लास रख दे, ठीक है, चाय वाय बिल्कुल बढ़िया स्नैक्स, और उसके बाद मैं उठूं 2-4 सर्वेंट हैं जूता के पहना है, उसके बाद में लेविश सा मेरा पूल बना हो, उसमें जाके मैं तैरूं। आपके लिए गुड लाइफ का मतलब क्या यही है? उसके बाद मैं बेहतरीन आलीशान गाड़ी से बैठूं, लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ी है, उसमें बेहतरीन में जा रहा हूं, ज़्यादा काम ही ना करना पड़े। कई लोगों से मैंने पूछा कि अच्छे जीवन का क्या आपके नज़र में क्या परिभाषा है, तो उन्होंने बोला हमें काम ना करना पड़े, नो वर्क, लेजर, आराम। सुबह उठें, 4 नौकर लगे हों काम करने के लिए, मुंह में आके नाश्ता डाल जाएं, हाथ भी ना उठाना पड़े, 2 लोग गोदी में उठाएं, जैसे रानियां नहीं ज़िंदगी जीती थी, उनको उठा के ले जाएं, वहाँ पे दूध का पूल हो उसमें नहला दें, और मालिश भी वही कर दें, हाथ भी क्रीम भी खुद ना लगानी पड़े, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट सी कॉटन की टॉवल से अपने आप को पूछ दें आपको, और बढ़िया राजा बेटा बना के बिठा दें, एलसीडी पे कोई बढ़िया सी पिक्चर लगा दें, आपके हाथ में जूस या खाना वगैरह रख जाए। तो क्या यही गुड एंड वर्चुअस लाइफ है? गुड लाइफ का मतलब होता है कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन को भी मैं डिफाइन कर रहा था, जब ये व्यक्ति मरेगा और मरने के बाद कहीं भी जाए, मैं कहता हूँ अगला जन्म ले या भगवान के सामने खड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, और वो अपनी लाइफ को जब इवेल्युएट करेगा, सोचेगा कि जीवन में मैंने किया क्या, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। सुबह उठता था, 4 नौकर काम करते थे, खाता था, पीता था, मूवी देखता, क्या उद्देश्य है इसके जीवन का। एक क्लासिक एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल लाइफ से लेता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, लाइक राइट नाउ ही इज डेड, एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। ही वॉज अक्रॉस लाइक 99 और समथिंग, बहुत लंबा जिए, बहुत अच्छी उनकी डाइट भी थी, ऑब्वियसली बात है, आयुर्वेदा के डॉक्टर थे, BAMS। तो चीज़ ये है कि ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर। जितनी किताबें आज तक मैंने पढ़ी हैं, ऑब्वियसली बात है मेरी एज भी उनसे भी तो 130 ही है, ठीक है, बट द काइंड ऑफ द बुक्स ही हैज़ रेड, फ्रॉम माधवाचार्य टू श्रीधराचार्य टू एवरीथिंग, उपनिषद तक उन्होंने पढ़ रखे थे। लेकिन ये ज्ञान उन्होंने अपने तक सीमित रखा। मैंने कई बार उनसे कहा, मैं छोटे पर था, कि दादाजी आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते? पता नहीं उनको क्या था, पढ़ा करते थे। मैं बस अब ये सोचता हूँ कि उस ज्ञान का क्या हुआ। अब वो मर गए, उनका दिमाग भी उसके साथ चला गया, ठीक है। तो क्या गुड लाइफ का मतलब यही होता है कि पूरी जिंदगी आप नॉलेज एक्विजिशन ही करते रहिए, अनलेस एंड अंटिल यू आर गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी? इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अवर राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां दोनों का एहसास होना और दोनों का सही तरीके से पालन करना, ठीक है। कुछ लोगों को सिर्फ अपने राइट से मतलब होता है, उनका ये कहना है संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, अगर उसका हनन हो गया तो संवैधानिक हनन है, संविधान की हत्या हो गई। अगर उनसे बात की जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। एक फ़ोटो दिखाता हूँ बड़ी सुंदर सी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा ये फ़ोटो देखिएगा। ये कल या परसों की न्यूज़ फ्लैश हुई थी, महाकुंभ की, बिहार स्टेशन की है शायद। पिलग्रिम्स स्मैश द कोच विंडो टू बोर्ड द ट्रेन। ये पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करें। मैंने ज़्यादा वायलेंट एग्रेसिव फोटो लगाई नहीं, वीडियो अटैच नहीं कर सकता था, वो आप देख ही चुके होंगे, इंस्टाग्राम पे तो आप सभी एक्टिव हैं। इन्होंने शीशों को तोड़ डाला, अंदर कुछ लोग बैठे थे, उनके ऊपर वो टूटे कांच गिरे, और ये लोग कुंभ यात्रा पे जा रहे हैं। कौन से पाप धोने जा रहे हो? आप पाप करके पाप का पुण्य कमाने जा रहे हैं। तो क्या ये एक डिसेंट बिहेवियर था? क्या इंडिसेंसी का मतलब सिर्फ यही है कि चड्डी में बाहर नहीं खड़े होना है? क्या ये कोई डिसेंट बिहेवियर है? क्या इसके लिए RPF रिस्पॉन्सिबल नहीं था? क्या इसके लिए वहाँ का रेलवे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं था? या इन लोगों की, जो लोग खड़े थे, जो लोग तमाशा कर रहे थे, इन लोगों के ऊपर, अपने ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है? इन दैट वे व्हेन द एनिमल्स आर नॉट बिहेविंग, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अधिकारों पे तो सबको वो चाहिए, राइट्स तो सबको चाहिए। हम ट्रेन में जाएं तो ट्रेनें टाइम पे आ जाएं, ट्रेनें साफ सुथरी हों, ट्रेन के टॉयलेट में अगर पानी नहीं पड़ा होगा, IRCTC का खाना खराब हो गया, तो तुरंत वो उसकी वीडियो बना के मंत्री जी को भेज देंगे कि बहुत घटिया खाना, वंदे भारत में कॉकरोच निकल आया। लेकिन उसी वंदे भारत में जब वो टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं तो फ्लश भी नहीं करते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी को नहीं। तो एथिक्स आपको यही सिखाते हैं कि अगर आपको अधिकार मिले तो साथ साथ में जिम्मेदारियों का पालन करना भी सीखिए। द लाइन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग एज आई हैव ऑलरेडी मेड, सही और गलत के बीच में एक रेखा होती है, गुड और बैड के बीच में एक रेखा होती है, जो आने वाले मॉड्यूल्स में वही डिस्कस करेंगे। पूरा एथिक्स इसी के बारे में। इन चीज़ों को डिटरमाइन करना ही एथिक की सबसे बड़ी डिलेमा है। जीवन को जीना, जैसे मैंने आपको विस्तार में बताया, क्या सिर्फ पैसे कमाना, अपने स्टेटस को एलिवेट करना। एक एग्जाम्पल दूँ हिस्ट्री से, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा इसलिए नहीं देता हूँ, ठीक है। चलिए ले ही लेते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। There were basically two segments of political ideologies. One was the Indian National Congress that was representing the nationalist interest. नेशनलिस्ट इंटरेस्ट से यहाँ पे मतलब है उनके लिए एक ही ऑब्जेक्टिव था, फ्रीडम को पाना। भले कुछ लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर लेना, और भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ और भी पार्टियां थी, रेवोल्यूशनरीज अपने स्तर पे काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते थे। अब भैया भगत सिंह को तो नहीं बुलाएंगे आरटीसी में, सेकंड तो निपट ही गए थे, सेकंड के बाद उनको फांसी बेचारों को दी गई थी, ठीक है। इसी चक्कर में सब नाटक हो गया। एनीवे, रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी और ये सब लोग तो जाएंगे नहीं आरटीसी में, तो जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले वो लोग गए थे, लेकिन वो लोग सिर्फ सेकंड आरटीसी में गए थे, ठीक है। फर्स्ट आरटीसी को वायलेट किया था, थर्ड को वायलेट किया था। लेकिन भारत में कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लाइक द हिंदू महासभा वाज देयर, मालवीय जी उसको शायद रिप्रेजेंट कर रहे थे जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुआ रिप्रेजेंटिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस, दिस पीपल वर अटेंडिंग देम, क्योंकि इनके नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं थे, इनके सेक्टोरल गोल्स थे। ये एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम कर रहे थे टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और इन लोगों का ये कहना था कि हमको सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए फॉर द दलित्स एंड द माइनॉरिटीज़। हिंदू महासभा वाले इस पर रोकथाम लगाने गए थे, इनको कंट्रोल करने गए थे, ये हिंदुओं से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, तो सेपरेट इलेक्ट्रेट इस पर मुसलमान मांगे तो समझ में आता है ये क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। और भी इनके कई कारण थे कि हिंदुओं के कोई राइट ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। मेरे कहने का मतलब है महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन भर धोती को पहना था। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही एलीट फैमिली से आते थे। क्या रीज़न था कि डॉक्टर बी आर, देखिए मैं सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए उस समय कोट पहनना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से आते थे जहाँ उनको मतलब जिस तरीके से हिस्टोरिकली डील किया गया था, ट्रीट किया गया था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना कहीं उठने बैठने का अधिकार था अच्छी जगह पे, तो उनको ये लगता था कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है, उसी पीरियड में जो दलितों का है उत्थान वो संभव है थ्रू सम लेजिस्लेटिव एक्ट्स। तो उनके जो नेशनलिस्ट परसुएंस थे वो खत्म हो जाते थे। He was not in very favor of the British leaving the India, क्योंकि उनका मानना था कि after the British INC which was led by the Brahmins and the upper caste Hindus, they will be dominating the Indian polity and the rights of the Dalits and the minorities will be compromised। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि ये जो थिन लाइन होती है सही गलत की, ये बहुत चैलेंजिंग होती है। जब पूरा देश नेशनलिस्ट स्ट्रगल से जूझ रहा हो, गांधी जैसा व्यक्ति कपड़ों को त्याग के धोती पहन चुका हो, एक सिंबॉलिक तौर पे ही सही, नेहरू जैसा व्यक्ति जो मोतीलाल नेहरू की फैमिली से आता है, ठीक है, उनके पिताजी उस समय बताते हैं हर गेट पे एक गाड़ी खड़ी करवा देते थे, वो आदमी धोती कुर्ते में गांधी जी के पीछे पीछे हो लेता है, लोगों ने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी। अब ऐसे में एक व्यक्ति अगर कोट और पैंट में उलझा रहे, हालांकि नो डाउट उसके अपने रीजंस थे, ठीक है, उनके अपने रीजंस थे और उस एक्ट के अपने रीजन थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो शायद बी आर अम्बेडकर आपको एक विलन की तरह दिखाई देंगे यहाँ पे। ये पूरा देश आरटीसी का वायलेशन, आईएनसी ने फर्स्ट और थर्ड का वायलेशन कर दिया था, मतलब अवॉइड कर दिया था, तो बी आर अम्बेडकर या मालवीय जी यहाँ पे क्यों जाके बैठ रहे थे, इनको भी नहीं आना था। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं और यही एथिक्स को कॉम्प्लीमेंटेड बना देता है, ठीक है। अब क्योंकि क्लास लंबी हो रही है तो हम अगले मॉड्यूल में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स मैंने कंपाइल की हैं फॉर अवर फर्दर डिस्कशंस, और आने वाले लेक्चर्स में उन्हीं के माध्यम से हम केस स्टडीज़ को डेवलप करेंगे और बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक होता है वाई एथिक्स, यानी कि सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द एथिक्स। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस आपको कुछ दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो फोटो लीजिए। हालांकि मैंने हर फोटो के ऊपर एक हेडिंग डालने की कोशिश की है, और आराम से नेक्स्ट क्लास तक सोचिएगा कि क्या रीज़न है मैंने इन फोटोग्राफ को क्लासेस में इंक्लूड किया है। एक फ़ोटो मैंने महाकुंभ से ली थी जहाँ पे पिलग्रिम्स जो थे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर रहे थे। क्या ये एक एथिकल बिहेवियर था? आप महाकुंभ जैसी रिलीजियस सेरेमनी में जा रहे हैं जिसका बेजर ऑब्जेक्टिव होता है आत्मिक शुद्धि करना, ठीक है, अंतरात्मा की शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, ताकि आपको मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो। आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, आपको किसी की लाइफ, किसी की डिग्निटी की कोई परवाह नहीं है, किसी की आंख फूट सकती थी, किसी के हाथ पैर टूट सकते थे, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड कलेक्टिव राइट्स, इन चीज़ों का कंसर्न था इस फोटोग्राफ से, ठीक है। ये चीज़ें हम एथिक्स में केस स्टडी के रूप में आगे इंक्लूड करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ फोटोग्राफ बस आपको दिखाऊंगा। आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जो कि सोशल इनइक्वालिटी से डील करती है। आपने बार बार इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो एक वर्ड सुना होगा, गिनी कोफिशिएंट, ओके, इनकम इनइक्वालिटी, रिजर्वेशन। क्या ज़रूरत है सब इन सब चीज़ों की? इंडिया का 5 to 10% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की 90% वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, और जो बाकी का 90% पॉपुलेशन है उसके बाद बचे हुए 10% संसाधन है। आप देखेंगे एक सोशल इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। क्या ऐसे समाज में एथिक्स रेलेवेंट है? अब आप कहेंगे एथिक्स का क्या लेना देना है सोशल इनइक्वालिटी से?
एक व्यक्ति चोरी करता है, एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ओके। एक कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ है, उनके घर में चोरी करता है और उस पैसे को वो गरीब बस्ती में जाके बांट देता है। आप उसके एक्ट को एथिकल कहेंगे या अनएथिकल कहेंगे? इट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द सोशल क्राइम्स दे आर द रिजल्ट ऑफ दिस सोशल इनइक्वालिटी। बहुत से लोग इसलिए क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्हें जीवन भर हर तरह के संसाधनों से वंचित रखा गया होता है। एक अपर क्लास नॉट कास्ट, अपर क्लास को बिलोंग करने वाला व्यक्ति एक CMS कॉलेज में पढ़ता है, एक एलीट यूनिवर्सिटी में जाता है, उसके पिताजी हो सकता है कोई जुगाड़ सिफारिश करवा के भी उसकी नौकरी लगवाते हो, प्राइवेट में या पब्लिक में हो सकता है क्योंकि उसको शुरू से संसाधन ऐसे मिले हैं। और एक गरीब का बच्चा जो कि मूंगफली शुरू से बेच रहा है, उसको ना तैयारी का टाइम मिलता है, ना किसी बड़ी कोचिंग संस्था को ज्वाइन करने के पैसे मिलते हैं, ना अच्छी किताबें खरीदने के पैसे होते हैं। आपको लगता है वो IAS बन पाएगा? सोसाइटी में ऐसे 4 एग्जाम्पल देख के, रिक्शे वाले चालक का बेटा बना IAS, माता बेचती थी वहाँ पे भिंडी और बेटा बन गया IAS। उसकी देखा थी कि 4 लाख लोग इस कॉम्पिटिशन में कूद पड़ते हैं। सक्सेस कितनों को मिलती है? हार्डली 1 लाख या 10 लाख में से किसी एक को, और ये उस समाज के लिए रोल मॉडल बन जाता है। 10 लाख उसमें कूद पड़ते हैं। तो ऐसे समाज में क्या आप एथिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये व्यक्ति जब इस डाउन स्टैटन सोसाइटी से किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचेगा तो आपको क्या लगता है वो एथिकली बिहेव कर पाएगा? उसने जीवन भर कुछ सामाजिक असमानताओं को फेस किया है, तो उसके लिए क्या एथिकल रह पाना मतलब स्वाभाविक है? चलिए आगे चलते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं, क्वेश्चन इनके बारे में सोचिएगा। जेंडर डिस्पैरिटी, पता ही आपको किसका केस है? डाउरी का। ये भारत के लिए 1960s से लेके अभी तक एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बार बार क्वेश्चन, मुझे याद है UPPSC ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा था एक बार, ऐसे में पूछा था कि डाउरी इज अ ब्लेसिंग और अ बून। डाउरी जो है वो एक वरदान है या अभिशाप है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए तो अभिशाप है, लेकिन इसके लिए वरदान है जिसको मिल रहा है। तो डाउरी एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि एक हायरार्की तो समाज ने ही बना रखी है। मैंने बताया नहीं, सोशल हायरार्की बना रखी है। लड़का IAS है तो 5 करोड़, PCS है तो 4 करोड़ या 3 करोड़, एक्साइज इंस्पेक्टर है तो इतने करोड़, बैंक PO है तो 40-50 लाख, SSC ऑफिसर है नॉर्मल ग्रेड का तो उसके 20-30 लाख मिल जाएंगे। अभी मैंने सुना था ये प्राइवेट सेक्टर में कोई एक लड़का जॉब कर रहा था, उसको 10 लाख भी नहीं मिल रहा है, और एक ATM मतलब आई थिंक बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड था बट पब्लिक सेक्टर की बैंक थी, तो उसको 35 लाख का दहेज मिल रहा था। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी कहाँ से आती है? डाउरी जैसी चीज़ें हैं, सोचिएगा इनके बारे में, क्या एथिकल है? इस फोटो को ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे फोटो मैंने यूज़ क्यों की है। आपको पता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इस पद पे चलना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्यूब्स हैं, लेकिन ये जो रोलर्स हैं इन पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं कि लड़की जो है वो रोलर्स पे चलने की कोशिश करे, मतलब जितना वो आगे चलेगी उतना ज़्यादा समाज उसे पीछे घसीट देगा। 50 तरह के चैलेंजेस। अभी मेरी पहचान में एक मेरी फीमेल फ्रेंड है, उसने बताया उसका बेचारी का कोई पेपर लगा था। अब वो अपने घर वालों के सामने जस्टिफाई कर रही है कि मुझे दिल्ली या किसी बाहर सिटी में रह के तैयारी करने का 6 महीने का मौका क्यों दे दीजिए। अब UPPSC ने अपने एग्जाम की डेट 6 महीने आगे एक्सटेंड कर दी, रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, इंक्वायरी बैठी पड़ी 2013 का। उसमें उस लड़की की गलती नहीं है। अब बात को समझिएगा, उसने भी पेपर दिया, आपने भी पेपर दिया। लड़कों को तो तभी मान लीजिए 5 से 6 साल तैयारी के मिल जाते हैं। लड़कियां ग्रेजुएशन करती हैं, उनको 2-3 साल देके घर वाले, मैक्सिमम ये भी मैं बता रहा हूँ 1 साल या 2 साल, 2 साल बाद बेटा बाइंड अप। और हमारे कमीशन ऐसे हैं कि UPSC को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा वो 4-4 साल पेपर ही नहीं करा पाते हैं। तो क्या उस लड़की गलती? आपने तो उसके यहाँ से अपॉर्चुनिटी छीन ली। तभी मैंने कहा एक लड़के और लड़के के अंदर जो उसको जो लैडर मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसीलिए कल को अगर वुमेन को रिजर्वेशन किसी चीज़ में मिल जाता है तो उसमें रोया मत करिए। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया है या कर रही हैं वो शायद लड़के नहीं फेस कर पाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एंटागोनिस्ट टाइप के एग्जाम्पल हो जाते हैं समाज में, जैसा अभी वो कश्यप के वो जो भी अतुल सुभाष या किसी का केस था, लेकिन इससे आप रोल मॉडल नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि समाज में विषमताएं नहीं हैं। विषमताएं नहीं होती तो समाज बहुत एथिकल होता। ये जो लड़कियां अनएथिकली कभी कभी बिहेव करती हैं उसका कहीं ना कहीं समाज भी एक बड़ा कारण है। आप देख लीजिए अंतर, और ये फोटो मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। ये आपको शायद एक प्रथा के बारे में पता होगा, ठीक है, पता करिएगा। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शरीयत लॉज चलते हैं वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। ये जेंडर पैरिटी में ही मैंने फोटोग्राफ्स इंक्लूड किए इसीलिए, ठीक है। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे समाज में पहली बात तो क्या ये चीज़ें एथिकल हैं जो हो रही हैं, और अगर कुछ अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं तो शायद इनकी वजह से हो रही हैं। ये सब इंटररिलेटेड, इसीलिए मैंने फोटोग्राफ्स आपके दिमाग में इम्प्रिंट करने के लिए डाले हैं, ठीक है। स्टोन पेल्टिंग एक प्रथा होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ईरान, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया में, जिसमें एक औरत अगर एडल्ट्री के केस में इन्वॉल्व होती है अपने हस्बैंड के अलावा, या कई बार ऐसा भी होता है मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हुई है लेकिन वो अपने पिता या पति के अलावा या भाई के अलावा, ब्लड रिलेशनशिप ना हो, किसी के अलावा कहीं बाहर घूमती हुई देख ली जाती है, तो उसको गले तक, आप देख सकते हैं ये एक सिम्बॉलिक, किसी ने प्रोटेस्ट किया था वहाँ की फोटो है, गले तक उसको मिट्टी में दफना के उसको पत्थरों से मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाती है। क्या ये एथिकल एक्ट है? लेकिन इसको एक रिलीजियस, कस्टमरी और सोशल सैंक्शन मिली हुई है, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। और कहीं किसी किसी कंट्री में लीगल सैंक्शन भी है जहाँ पे रिलीजियस लॉज चलते हैं, जो कंट्रीज़ आपकी जिसको हम बोल देते हैं थियोलॉजियन स्टेट है। आपको पता है आज तक जो ईरानियन रेवोल्यूशन है उसको रेवोल्यूशन मानना भी शायद सही नहीं है, क्योंकि इट वॉज अ रिग्रेसिव एक्ट। किसी भी कंट्री में अगर थियोलॉजियन स्टेट की स्थापना होती है तो उसे आप रिवोल्यूशन तो नहीं कह सकते। एलिमनी, क्या ये एथिकल होती है? पूरी तरीके से, क्योंकि ये अभी बर्निंग केस हो गया था, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये आगे की स्टडीज़ में देखेंगे।
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, रेप, मोलेस्टेशन, ग्रोपिंग, मनी इशूज़, हेट क्राइम्स, एसिड अटैक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हालांकि लड़कों का भी होता है बट वी हैव टेकन द पिक फ्रॉम द वुमेन सेक्शन क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिमांड लड़कियों में ज़्यादा है, लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है कहने का मतलब है। एक और इशू होता है सुसाइड्स, राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्यों होती हैं सुसाइड समाज में? क्या वो चीज़ें हैं जो लोगों को विवश कर देती हैं? आपको पता ही है, एलिमनी का केस था, ठीक है। जेंडर, देखिए जेंडर पैरिटी का मतलब ये नहीं होता आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द वुमेन, यहाँ पे मतलब ये लड़का लड़की किसी के साथ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आई हैव इंक्लूडेड दिस फोटो जस्ट टू शो यू द रीजंस फॉर द ब्रोकन मैरिजेस नाउ डेज। अब इस लड़के ने मैट्रिमोनियल साइट से शादी की थी, उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, अरेंज मैरिज बेसिकली हुई थी, है ना। लव मैरिज तो थी नहीं, ऐसा नहीं कि लव में दिक्कतें नहीं होती, लव में भी अलग तरह की दिक्कत है, अरेंज में भी अपनी तरह की दिक्कत है। बट दिक्कत क्या है, वी केम टू नो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, व्हाट वाज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, वी नेवर न्यू अबाउट इट, व्हाट वर द पर्सनल बॉन्डिंग्स बिटवीन देम, वाज द वुमन और द गर्ल सेटिस्फाइड इन अ रिलेशनशिप इन एनी वे, कैन कैरेक्टर assassination be justified before committing a suicide? Because the person who died has died, but the person who is alive, he has to face the social repercussions. मैं एक फोटो नहीं अटैच किया हूँ किसी रीज़न के चलते, बट एक कॉमेडी शो है, अब ये कल ये परसों न्यूज़ में रहा था, वहाँ पे एक पैनल बैठता है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके कुछ नाम है उसका, बहुत ही वल्गर सा कमेंट है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी उसकी रीलें पड़ी हैं, उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, कई सारे पॉलिटिशियन ने भी उस पर स्टेटमेंट दिया, बट मैंने किसी रीज़न से फोटो नहीं डाली, ठीक है। चक्कर ये था कि उसमें 3 या 4 लड़के बैठते थे, एक बार एक लड़की भी आई थी और जजेस का पैनल बैठा हुआ था। अब वहाँ उन्होंने कुछ सेक्सुअली प्रोवोकेटिव रिमार्क्स बोल दिए थे, कुछ वल्गर जोक्स मारे होंगे। अब वही बात है, ह्यूमर ऐसी चीज़ है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रहे हैं तो शायद आप उस पर हंसेंगे, आपस में आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए एक बार किस तरह के जोक्स आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन वही पब्लिकली अगर आपने बोल दिया तो उस पर FIR हो सकती है, ठीक है। अब वहाँ पर एक लड़की बैठी थी, उसने कोई सेक्सुअल रिमार्क बोल दिया था, ठीक है। वही जोक अगर एक लड़के ने मारा होता, हालांकि लड़के पे भी कार्रवाई हो रही है, उसने भी कुछ बहुत ही वल्गर पेरेंटल किसी चीज़ को लेकर बोल दिया था, FI वगैरह की डिमांड, बहुत नाटक हो गया उसका, तो इसलिए मैंने फोटो नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है, बट यू विल गेट द रेफरेंस ऑफ इट। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है आप समझिएगा, एक लड़की भी यहाँ पे बैठी थी, उसने भी ऐसा ही कोई वल्गर सा सेक्सुअल रिमार्क दे दिया। मज़ेदार बात क्या है कि लड़के को तो लोग गाली दे रहे हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला, भारतीय संस्कृति खत्म हो गई उसके बोलने से। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति बड़ी कमज़ोर हो गई है। एक ने एक प्रोवोकेटिव कमेंट बोल दिया, भारतीय संस्कृति डगमगा गई। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, किसी के किसी रिमार्क से वो संस्कृति नहीं खत्म हो जाएगी। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक मोरालिटी हियर, है ना, इट विल कम अंडर द पब्लिक मोरालिटी, जैसे मैंने भी पब्लिक डिसेंसी में लिया था। अब यहाँ क्या हुआ, इस लड़की ने कुछ कमेंट पास कर दिया, वल्गर था। अब बात क्या हुई कि उस लड़की के सोशल मीडिया साइट्स पे कोई ऐसा अपशब्द नहीं है जो इस लड़की को बोला नहीं जा रहा है। तो अगर इस लड़की ने पब्लिक मोरालिटी का वायलेशन किया तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको गालियाँ देखें, क्या वो एक्ट जस्टिफाइड है, क्या वो एक्ट एथिकल है? एनीवे सोचिए इस बारे में, ये सब एथिक्स में आता है। आपने इरोम शर्मिला को तो आपको पता ही होगा, ये मणिपुर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट में धरना दे रही थी, भूख हड़ताल कर रही थी। हमारे संविधान में और हमारे जो लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं IPC वगैरह, वहाँ पे राइट टू डाई जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट कमिट सुसाइड, यू कैन नॉट टेक योर लाइफ। सो गेटिंग इन टू एन एक्ट ऑफ लाइक सत्याग्रह, आमरण अनशन या आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, तो ऐसी कोई चीज़ जस्टिफाइड नहीं होती हमारे संविधान के हिसाब से। अब तो खैर थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट लीनियंट हो गया इन चीज़ों पे। तो क्या इस महिला को अपनी जीवन लेने का अधिकार है? क्या ये एथिकल है, एथिकल है या अनएथिकल है? क्योंकि ये जिस चीज़ का विरोध कर रही है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जीवन प्रतिबंधित हो रहा है, बाधित हो रहा है। तो अब इसको एक मोरल ऑब्लिगेशन लगी, आई शुड टेक अ स्टैंड। इसने अपना पूरा जीवन दे दिया इस मूवमेंट को, बाद में पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुई, पॉलिटिकल पार्टी रिलीज की और वो हार गई वहीं से। क्योंकि लोगों को कौन अच्छे लगते हैं? मार्टियर्स। पीपल आर हैविंग दिस फीलिंग कि शहीदों को नमन किया जाता है, और कोई आदमी अगर शहीद ना होना चाहे, बेचारी ने 20, 15, अच्छा 13, 14 साल इसने आमरण अनशन किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इसे लगा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर देखती हूँ, चुनाव लड़े, बेचारी को अपने घर के वोट मिले खाली गिनती के, साइकिलों पे इसने प्रचार किया था। और वहाँ भी बड़ी मज़ेदार फोटो आई थी कि जिस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का ये विरोध कर रही थी, उसी के अंतर्गत लगे हुए वहाँ पे आसम राइफल वाले इस लड़की को प्रोटेक्शन दे रहे थे। यानी मैंने कहा नहीं, एथिकल डिलेमा का केस है। यूथनेशिया, द राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये एक बहुत सेंसेशनल टॉपिक रहता है, और ये एथिक्स से कैसे रिलेटेड है इसको सोचने की कोशिश करिएगा। हर धर्म में राइट टू लिव पे फोकस किया गया है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि मेरी भी वैल्यू है लाइफ को डिग्निफाई करना, किसी का जीवन नहीं लेना है हमको। तो आप क्या अपना जीवन ले सकते हैं? यूथनेशिया आपको पता ही है, ये किसी आदमी को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, अब वो आदमी पैरालिसिस की कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसके बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हो सकता है वो कोमा में चला गया हो, ठीक है। एक केस हुआ था अरुणा शामबाग का, ठीक है, अरुणा शामबाग 1960s या 70s का केस था मेरे ख्याल से। एक नर्स हुआ करती थी, किसी ने उसका बहुत ही ब्रूटल रेप किया था, वहीं का कोई हॉस्पिटल स्टाफ था, मतलब सोडोमी जैसा एक्ट तक किया था। अब दिक्कत क्या थी कि ये जो महिला थी ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, ठीक है, कोमा आप किसे कह सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड थी पिंकी, उसने कोर्ट में केस कर रखा था कि मेरी जो मित्र है वो इस कंडीशन में है, डॉक्टर तक ने जवाब दिया बचेगी नहीं, तो आप इसे मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि इसकी ज़िंदगी इसके लिए एक सजा बन चुकी है। सजा सिर्फ यही नहीं होती जेल में रहना, उसके साथ ऐसा एक्ट हुआ डेरोगेटरी कि ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में चली गई है, ये कभी नहीं उठ पाएगी, कभी नहीं जी पाएगी। तो जो इसके साथ होना था हो गया, इसे मरने का अधिकार दे दीजिए। लेकिन कोर्ट ने उस पर भी बेंच बना के बैठ दी, पता नहीं कितने साल केस चला, फिर फाइनली उन्होंने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया।
लेकिन उस केस में नहीं, आगे के केसों में, ठीक है। तभी मैंने कहा देखते हैं एथिक्स से कैसे रिलेटेड है कि अगर किसी धर्म में लिखा गया, आपको पता है क्रिश्चियनिटी वगैरह में अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो उसको जो पादरी वगैरह हैं वो लोग उसको ज़मीन भी नहीं देते हैं। कई ऐसे धर्म हैं, इस्लाम में भी शायद इस तरह की पाबंदियाँ, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी लाइफ नहीं ले सकते हो। हिंदुज़म में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इच्छा मृत्यु का, इच्छा मृत्यु, ठीक है। इच्छा मृत्यु का मतलब है अगर आपको लगता है आपने अपना पूरा जीवन जी लिया, अब आपके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं रही है, तो आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में केदारनाथ की तरफ चलना शुरू कर दिया। वहाँ पे आपको पता ही केदारनाथ की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, कैलाश की ओर जा रहे थे, फिर किसी ग्लेशियर में दफन हो गए होंगे, जो भी हो गया होगा, मतलब वो इच्छा मृत्यु कहेंगे। राम की सभी माताओं ने दशरथ के मरने के बाद में इच्छा मृत्यु ले ली थी। ये लोग क्या करते थे, नदी में जाते थे, चलते जाते थे उसमें डूब के मर जाते थे, इच्छा मृत्यु। तो जिस देश में इच्छा मृत्यु, जिस धर्म में इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट हो, वहाँ पे ये राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटीज की डिबेट होने का मतलब ही नहीं है। ये तो जब से आईपीसी में कॉलेज ने बना दिया तब से गंदगी सब शुरू हो गई कि फालतू चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, आपको ये व्यक्ति याद ही होगा, इसने कई पुलिस वालों को मारा था। आई एम नॉट जजिंग हिम और गिविंग एनी काइंड ऑफ द कंक्लूसिव रिमार्क्स और समथिंग लाइक दैट। आई हैव इंक्लूडेड दिस पिक्चर। आर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जस्टिफाइड? Are these people, the policemen, they are authorized by the Constitution of India or the legal institutes to take lives of criminal? अगर किसी ने किसी का जीवन लिया है तो क्या पुलिस वालों को अधिकार है? These people are concerned only with maintenance of the law and order, arresting the culprit, taking them to court जहाँ उनके केस चलता है, and judiciary is the competent authority to determine all the legal aspects, to determine whether this person is guilty or culprit of doing something wrong or bad or not on a subjective basis. और जो वो जजमेंट देते हैं उसके आधार पे डिसाइड होगा कि इस आदमी को फांसी देनी चाहिए, उम्र कैद देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस वाले ही एनकाउंटर करना शुरू कर दें, कई पिक्चर भी बनी नाना पाटेकर के, आपको पता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आईपीएस ऑफिसर आप बनते हैं, 10-12 लोगों को ठोंक दिया, आपको मेडल मिल गया, बड़े खुश हैं। लेकिन क्या आपके पास वो मेरिट है? आप किसी की ज़िंदगी लेने से पहले उस पर एक बार सोचना भी नहीं पसंद करेंगे। नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है ये, ठीक है। इसीलिए उसको एथिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। आपको याद होगा ये केस जम्मू कश्मीर में हुआ था, स्टोन पेल्टिंग चलती थी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो वहाँ पर एक आर्मी वाले ने क्या किया था, उन्हीं के किसी बंदे को जीप के आगे टाई अप कर दिया था, कहा था बेटा पत्थर मारो। तो देखने में तो पैट्रियटिज्म की वे में बहुत सही लगता है, लेकिन क्या ये एथिकल एक्ट था? एनीवे सब्जेक्टिव है, ब्यूरोक्रेटिक का बात थी। मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इनको रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स और इनका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा पसंद होता है कि ये कई बार एंड्स भूल जाते हैं। यानी इनके लिए साधन इतने सशक्त हो जाते हैं कि जो परिणाम आना है या जिस चीज़ के लिए वो साधन या नियम कानून बनाएगा उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोविड पीरियड में लॉकडाउन लगाया गया टू कर्टेल एंड रेस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी ऑफ द पीपल, लेकिन इतना तांडव उस समय भारत की पुलिस व्यवस्था ने मचा दिया था कि कोई आदमी अगर दवा लेने भी निकला है, किसी को इमरजेंसी या किसी काम से निकला, पूछते नहीं थे, किसी का फ़ोन तोड़ रहे हैं, किसी पे लाठी बजा रहे हैं। तो अपैथी का मतलब होता है। और मैंने जब लॉकडाउन में एथिक्स पढ़ाया था तो मैंने अलॉट ऑफ केसेस वर टेकन। एक ट्रिपल डीएम का केस हुआ था, वो एक शादी में घुस गया तो उसने पुजारी को मारना शुरू कर दिया, दूल्हा दुल्हन को बेइज्जत करना शुरू किया। ऐसे केस में शादी कभी हो पाएगी आगे चल के? आप तो सोशल इंस्टीट्यूशन को तोड़ रहे हैं फिर, है ना। तो ब्यूरोक्रेटिक अपाथी का मतलब यही होता है कि आप इमोशनलेस हो जाते हैं, आपके अंदर कोई फीलिंग ऐसी चीज़ नहीं बनती, सिंपैथी एम्पैथी ऐसी चीज़ नहीं बचती है। यू आर सो मच कमिटेड एंड डेडिकेटेड एंड कंसर्न ओनली टुवर्ड्स द इंपोजिशन ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट यू हार्डली फाइनली कंसर्न टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव फॉर व्हाट पर्पस दिस रूल्स हैव बीन मेड। मोरल पुलिसिंग, मैंने भी एग्जाम्पल यही था, आप देखेंगे कई बार देखते होंगे पब्लिक प्लेस पे किसी पार्क वगैरह में लड़का लड़की बैठे हैं, कोई वकील साहब आ जाएंगे, कभी कोई पुलिस वाला आ जाएगा, वो कहेगा बेटा जरा फ़ोन दो, अपने मम्मी पापा से बात कराओ। मैं भी अपनी किसी महिला मित्र के साथ आज से 6 साल पहले कहीं घूम रहा था, एक पुलिस वाला है, कहा अपने पापा से बात करो। मैंने कहा कराता हूँ। मैं अपने दोस्त का एक नंबर हमेशा अपने पापा के नाम से सेव करके रखता था, ठीक है, लाइक डैट्स समथिंग लाइक। मैं करो बात। जैसे ही गया तो मेरे जो बड़े भैया थे, मतलब आई मीन माई फ्रेंड ही वॉज एल्डर टू मी, अब तो सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने उसकी अच्छी बड़ी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा लड़का मेरा, जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुमको क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं वो थोड़ा पब्लिक इंडिसेंसी होती। तो मेरे मतलब भी फ्रेंड ने कहा तो क्या कर रहा था मेरा लड़का? उन्होंने बोला कि वो पार्क में बैठे थे अपनी महिला मित्र के साथ में किसी में। तो बोले और क्या कर रहा था? बोले नहीं कर नहीं रहा था लेकिन कर सकता है। तो बोले आप एक काम करिए, वहीं खड़े हो जाइए, देखिए जब वो कुछ करे तो उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, मुझे भेज दीजिए और फिर बताइए कि संविधान की किस धारा का उल्लंघन हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा है कि आप एक लड़की के साथ में या अपोजिट जेंडर हाथ पकड़े कहीं पार्क में नहीं बैठ सकता। और आपको किसने अधिकार दे दिया है किसी को मुर्गा बनाने का या किसी लड़की को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारने का कि वो अपने पुरुष मित्र के साथ में किसी पार्क में बैठी थी? हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां दोनों हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, लाइक आई इन माई ऑफिस एंड दे सडनली कॉल मी, उन्होंने कहा कि सर हमने बुक्स ली हैं, एक बार आपसे रिव्यू कराना है कि आप एक बार बस देख लीजिए कि ये सही है कि हम रिटर्न कर दें, दूसरी ले लें। तो मैंने कहा मैं ऑफिस में तो बेटा बुला नहीं सकता हूँ तुमको, क्योंकि मैं किसी और पर्पस से यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप एक काम करो, वहाँ चाय की दुकान पर मिल जाओ। फिर वहाँ पर अब क्या है, चाय की दुकान पर तो खड़े होकर बात कर नहीं सकते, तो वहाँ पे यहाँ पे सब पार्क्स बनी है, अब बैठ अब वहाँ पे कोई ये आ जाए और वो मेरे पे एलिगेशन लगाने लगे कि आप बैठे यहाँ रोमांस कर रहे हो। अरे भाई पार्क में अगर अपोजिट जेंडर बैठा है, मतलब भारत को आप क्या बना दिए हो? तालिबान बना दिए हो? इज इट द थियोलॉजियन स्टेट? तो मोरल पुलिसिंग का मतलब ये, व्हेन द सिविल सोसाइटी स्टार्ट्स इम्पोजिंग सम मोरालिटी ऑन द सोसाइटी एक्टिंग लाइक अ पुलिस। पुलिस का मतलब ये होता है रेगुलेशन, ओके। तो हाउ फार इट इज एथिकल, हाउ फार इट इज लीगल,
तो ये सब चीज़ें जो चैलेंजेस हैं ये सब लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हिट एंड रन, आप कहीं जल्दबाजी हड़बड़ी में जा रहे थे, कोई आदमी आता है तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ। अब यहाँ एथिकल डिलेमा है, आप किसी अर्जेंट काम से जा रहे थे, किसी एग्जाम में अपीयर करने जाता है, आपका इंटरव्यू लगाओ, तो आप इसकी ज़िंदगी बचाएंगे, अपना एग्जाम देंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, आपको ये डर है अगर आपने इसकी हेल्प की तो पब्लिक आपको पकड़ के मारे, ही हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, हो सकता है आप अरेस्ट हो जाए। सलमान खान के केस में हो चुका है, सलमान खान का यही तो हिट एंड रन का केस चल रहा है, और भी कई लोगों का चल रहा है। तो ये सब एथिक्स में पढ़ते हैं कि लोग अपने आप से इतना वो हो चुके हैं कि मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए, मुझे पकड़ के लोग मारने ना लगे, मेरे पर पुलिस केस ना हो जाए, कि ये आदमी जो बच सकता है इसको छोड़ के चले जाते हैं। हिट एंड रन, ऑनर किलिंग हमने पहले बताई थी कि अपनी नाक और अपनी मूछें, इसको बचाने के लिए ये लोग इसकी ज़िंदगी लेने को तैयार हैं। कई बार लोग अपनी बेटियों को मार डालते हैं, कई बार अपने लड़कों को मार डालते हैं। एनीवे, एनवायरमेंटल देख सकते हैं आप, भारत में सारी जो नदियां हैं वो बड़ी ही पाक मानी जाती हैं, बड़ी ही शुद्ध मानी जाती हैं। एक जो कहते हैं कि वी आर ट्रीटिंग अवर रिवर्स लाइक अवर मदर्स एंड लुक एट द पिक्चर इन वॉट वी आर ट्रीटिंग अवर पेरेंट्स। आपको पता ही है कि गंगा और यमुना को उत्तराखंड आई थिंक हाई कोर्ट का था या किसका था कि दे स्टार्टेड ग्रांटिंग द स्टेटस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। ओके, न्यूजीलैंड में एक नदी है, वहाँ की एक ट्राइब वकाचू करके है, उन लोगों ने वहाँ की एक नदी को भी लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया था। लिविंग एंटिटी का मतलब है अगर उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मतलब वो पल्यूट हो रही है, कुछ हो रही है, तो दे कैन गो टू द कोर्ट, ठीक है, कि हमारी राइट टू लाइफ हर्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो इंडिया में भी दिया गया, लेकिन ये केस वो हो गया, मतलब इसको खारिज कर दिया गया बाद में, ठीक है। अब आप देखिए नदियों की क्या हालत है, तो एनवायरमेंटल एथिक्स में आता है। ये क्या एथिकल है? एक तरफ नदियों की आप पूजा कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर नहा भी रहे हैं, महाकुंभ भी चल रहा है, और आप हालत देख लीजिए। मैं हरिद्वार गया था, रिमेंबर, वहाँ जो नहाने का घाट है, नदी बह रही थी, यहाँ पे दुनिया भर के पुल बने हुए हैं। आई एम हैविंग दिस हैबिट व्हेनेवर आई गो टू उत्तराखंड, आई एम हैविंग कि मैं रात में 10-11 बजे जाकर घाट पे जरूर बैठता हूँ, थोड़ी देर शांति मिलती है। भगीरथी पुल वगैरह बना है वहाँ पे, बड़ी प्यारी शांत धारा की आवाज़ आती है। फिर अभी मैं केदारनाथ गया लास्ट ईयर, फिर मैंने देखा वहाँ मंदाकिनी, जहाँ से अलकनंदा मंदाकिनी क्या निकलती, मंदाकिनी शायद निकलती है वहाँ से, मैं केदारनाथ के बगल से। तो वहाँ हम गौरीकुंड में रुके थे, एंड आई रिमेंबर जस्ट गौरीकुंड के पास जितने भी होटल बने उनका ओपन ड्रेनेज उसी नदी में जा रहा है, और माई मदर वाज स्टैंडिंग ओवर देयर विद अ बोतल टू फिल अप द वाटर, कि वहाँ पे जाके शिव का आचमन करना है। मैंने कहा माता जी छोड़ दो, यहाँ पे एक काम करेंगे, गंगोत्री चलेंगे, तो वहीं ग्लेशियर से आप खोद लाना बर्फ़, क्योंकि पानी नीचे तो इतना अच्छा बचा नहीं है डाउन स्ट्रीम में। आप कहीं भी चले जाओ, गौरीकुंड चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जहाँ पर भी होटल बने पूरा ओपन ड्रेनेज लोग नदी में आके खोल देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता डाउन स्ट्रीम में सारे लोग उसी में कुछ नहा रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं। हाउ फिल्थी यू कैन मेक योर एनवायरमेंट, इवन द एनिमल्स आर लाइक बिहेविंग इन अ मच बेटर वे एज कम्पेयर टू यू। ओके, देयर इज अ ट्रॉली प्रॉब्लम ऑल्सो, अ ट्रेन इज पासिंग बाई, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, और एक तरफ एक आदमी बंधा हुआ, एक तरफ 4 आदमी बंधा है, और आप इसका ट्रैक चेंज कर सकते हैं। अब आप बताइए आप ट्रैक किस तरफ करेंगे, क्योंकि करेंगे कुछ भी, एक ना एक ज़िंदगी तो जाएगी। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम भैया घुमा के इधर कर देंगे कि एक ही ज़िंदगी जाए, लेकिन ये आपका डेलिब्रेट एक्ट है, मतलब इसकी डेथ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो ये बेसिकली एथिकल चैलेंजेस हैं। ओके, तो इट मेक्स वीडियो एंड अ लेक्चर अ लार्जर वन। आई डिसाइडेड टू मेक इट लाइक कवर इट विद इन द 50 minutes और समथिंग लाइक दैट बिफोर आई मूव टू द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल। बट आई थिंक जितनी भी फोटोग्राफ्स हमने डिस्कस किए उन्होंने आपके अंदर एक एथिक्स को लेकर एक इच्छा जगा दी होगी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एथिक्स में क्या पढ़ते हैं, एथिक्स की ज़रूरत समाज में क्यों है, और क्या जो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। मतलब जो किताब में पढ़ रहे हैं मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं, जो एथिक्स आप सुनते हैं, नैतिकता ये है, मोरालिटी ये है, यही आपकी नैतिकता, यही आपकी क्वालिटी, यही आपकी मोरालिटी। तो इन चीज़ों में सब्जेक्टिव बेसिस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे और बहुत से मुद्दों को उठाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारी केस स्टडी करेंगे, क्यों हमें एथिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एथिकल इरोजन के कारण क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या है, मोरालिटी क्या है, लीगैलिटी से कंफ्लिक्ट कहाँ पे होता है, ये सब इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, कंटिन्यू विद मी, वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर in the same under the same module. Thank you so much thank you so much, and you can subscribe to whatever the information is provided in the description link. I think we are having a channel on the Telegram by the name of Only PCS, so you can enroll, subscribe, and ये जो आपको जो भी पढ़ाया है इसकी PDF मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। और आज तो मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बस कुछ क्वेश्चन मैंने आपके कंसाइज को चैलेंज करने के लिए पूछे हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी बातें करेंगे, ठीक है, और मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा। तो सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।